अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने चैनल कहानियन में आप सबको खुश आमदीद। लिसनर्स, आज मैं नॉवेल जुनून से इश्क तक की चौथी किस्त के साथ हाजिर खिदमत हूँ। चलिए चलते हैं नॉवेल की चौथी किस्त की जानिब। बाकी सब कहाँ हैं? वो घबराई नहीं, लेकिन अफगन की आंखों का तासुर ऐसा था कि वो एकदम पूछ बैठी। शायान के साथ दोनों बाहर डिस्प्ले पर लगी चीजें देखने गई हैं। जवाबन अफगन ने भी नॉर्मल लहजे में जवाब दिया था, मेरा ख्याल है मैं भी चलती हूँ। वो अपना मोबाइल और हैंड पर्स उठाकर खड़ी हुई। 1 मिनट। अफगन ने बेख्तियार उसके हाथ पर हाथ रखा था। शहरीना ने चौंक कर उलझ कर उसे देखा था। अफगन मुस्कुरा कर उसे देख रहा था। अभी बैठो। क्यों? शहरीना ने सख्ती से अपना हाथ अफगन के मजबूत हाथ से खींच लिया था। अंदाज एकदम सर्द और कटीला था। बैठोगी तो बताऊंगा ना। अफगन का अंदाज तो आज अक्सर बदला हुआ था। कहाँ हर वक्त गुस्से से खा जाने वाली निगाहों से घूरने वाला इस वक्त एक बिल्कुल मुख्तलिफ रूप और अंदाज में उसके सामने था। प्लीज हैव योर सीट। मुस्कुराहट तो जैसे अफगन के होठों से चिपक गई थी। शहरीना के लिए अफगन का ये अंदाज, अल्फाज और लहजा बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। कहाँ वो उसे देखकर बिफर जाने वाली उस वक्त कतई मज़ाहमत न कर पाई और हैरान और परेशान होकर अफगन की इस काया पलट को देख रही थी। प्लीज बैठ जाओ। अफगन ने दोबारा दोहराया तो ना चाहते हुए भी वो बैठ गई। फरमाइए। उसका अंदाज बेलचक था। तीखे चितवन लिए वो बराह रास्त गोया हुई। अफगन ने उसे बगौर देखा। खूबसूरत तराशीदा चेहरे में कोई ऐसी बात जरूर थी कि वो चंद पल को साकित हुआ था। फमीदा घनी तीखी पलकें, ऊंची खड़ी नाक और तराशीदा नकूश, उसके जगमग करते हुस्न में अजीब सी ताबिंदगियां थीं। अफगन जैसे मजबूत आसाब का मालिक बंदा भी एक पल को बिल्कुल साकित हुआ था। शहरीना उसकी निगाहों की चोरी पर अपनी जगह जुस्फुस सी हुई थी। उसने खुद को लापरवाह जाहिर करने के लिए अपना मोबाइल सामने कर लिया। वो अफगन से किसी भी किस्म के अच्छे रवैये की तवक्का नहीं रखती थी, लेकिन इस वक्त अफगन का न सिर्फ मिजाज बदला हुआ था, बल्कि अंदाजो अतवार भी यकसर बदले हुए थे और शहरीना चाहकर भी उसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। उसने अफगन को नजरअंदाज करने के लिए शायान का नंबर मिलाया। कहाँ हो तुम लोग? क्यों, क्या हुआ? वो अफगन को यकसर नजरअंदाज कर रही थी। मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम तीनों कहाँ गायब हो गए हो? अफगन भाई तो तुम्हारे साथ ही है ना? उसने अफगन को देखा। वो अभी भी उसे ही देख रहा था। शहरीना का चेहरा तमतमाने लगा। वो दब्बू सी लड़की तो नहीं थी जो अफगन के घूरने पर पजल सी हो जाती। उसके अंदर नागवारी सी फैलने लगी थी। अफगन के लड़ाई झगड़े वाले रवैये के बाद एकदम ये बदला अंदाज शहरीना के लिए अजहद हैरत का बाइस बन रहा था। तुम लोग कहाँ हो? मेरा ख्याल है कि तुम लोग यहाँ लंच करने आए थे और मुझे यहाँ तन्हा छोड़कर तुम तीनों रफू चक्कर हो गए। उसने तंजिया पूछा तो शायान बेख्तियार हंसा। लंच तो हम बाहर ही कर रहे हैं, तुम अफगन भाई के साथ एंजॉय करो। ये हम सबका प्रोग्राम था। तुम्हें और भाई को हमने फंसाया था, सो डोंट वरी एंड एंजॉय इट। व्हाट? वो एकदम हैरत से दंग रह गई थी। यानी उन तीनों ने मिलकर उसे अफगन के लिए बेवकूफ बनाया था। उसके अंदर एकदम शदीद उबाल उठा था। शट अप। दूसरी तरफ से शायान भी इस रवैये की तवक्का कर रहा था। उसने फौरन कॉल बंद कर दी थी। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की हरकतें करते हुए। वो सख्त तैश में आई। क्यों, क्या हुआ? अफगन एक पल को चौंका। ज्यादा बनने की कोशिश मत करें। शायान ने बताया है ये उनका प्रोग्राम था और आप भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। आपको सब इल्म था कि मैं आपके साथ कभी नहीं आऊंगी, सो आपने उन लोगों को इस्तेमाल करके मुझे ट्रैप किया। वो तो फौरन आउट हो गई थी। अफगन ने एक गहरा सांस लिया। अगर यही बात मैं तुम्हारे हवाले से कहूँ कि तुमने ये सारा प्रोग्राम तरतीब दिया था, शायान फराह ने तत्पर्दा तुम्हारे कहने पर मुझे यहाँ बुलाया है, तो अफगन ने संजीदगी से कहा तो शहरीना चौंकी, वरना वो शिद्दत तौहीन से उठकर जाने वाली थी। क्या मतलब? बकवास है ये। मैं क्यों बुलाऊंगी आपको? मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ अभी तक। वो शदीद बुरा मान गई थी। अफगन हंस दिया। शहरीना को उसकी हंसी सख्त गरां गुजरी। इसका मतलब है कि तुमने मुझे यहाँ नहीं बुलवाया। मैं क्लियर कर चुकी हूँ, मैं क्यों बुलवाऊंगी? तो फिर? अफगन एकदम संजीदा हुआ था। इससे पेशतर कि वो कुछ और कहते। वेटर खाना ले आया। शहरीना ने बमुश्किल खुद को कुछ कहने से रोका था, वरना उसका जी चाह रहा था कि उठकर फौरन यहाँ से चली जाए। अफगन ने चंद पल वेटर के खाना सर्व करने और फिर जाने का इंतजार किया था।
मैंने तुम्हें नहीं बुलवाया, मेरी अपनी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। जब शायान की कॉल आई तो मैं इसी होटल में था। मैंने कहा कि इधर ही आ जाएं। मुझे मालूम नहीं था कि तुम भी साथ हो। खैर, उन लोगों ने क्या प्रोग्राम बनाया इसका मुझे इल्म नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी आमद से बेखबर था। अफगन निरोटेपन से वजाहत कर रहा था। शहरीना बिगड़े तेवरों से उसकी वजाहत सुन रही थी। मेरा ख्याल है मैं चलती हूँ। शहरीना ने अपना पर्स उठाना चाहा तो बेख्तियार अफगन ने उसके हाथ पर हाथ रखा। ये दूसरी बार हुआ था। शहरीना ने उलझकर और फिर उसके भारी हाथ को देखा। मेरा ख्याल है कि पहले ये लंच कर लें, फिर मिलकर शायान वगैरह की खबर लेंगे। अफगन संजीदा था। शुरू में उसके जो अंदाज और अतवार थे उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन वो फिर उलझी। प्लीज शहरी बैठ जाओ। अफगन के अंदाज में आज हर चीज ही बदली हुई थी। जिद के बजाय फोर्स करता अंदाज था। शिद्दत से अफगन को रद्द करने की ख्वाहिश के बावजूद न जाने क्या हुआ था कि शहरीना बैठ गई थी। उसने अफगन के हाथ के नीचे से अपना हाथ खींच लिया। वो लब दबाए गोद में हाथ रखे बैठ गई थी। जिस इंसान से वह बांगे दहल डंके की चोट पर शदीद तरीन नफरत का इजहार करती रही थी, जिसकी शक्ल देखने की भी रवादार न थी, जिससे बात करना तो दूर की बात, जिसकी वो शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी, उसके साथ बैठकर वो खाना खा रही थी। वो खुद को कोस रही थी, अंदर ही अंदर लड़ रही थी, लेकिन खुद को यहाँ से जाने के लिए आमादा न कर पाई थी। प्लीज टेक इट। अफगन ने खुद ही एक डिश उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। मजबूरन शहरीना को उसे लेना पड़ा था। अफगन संजीदा था। उसकी आंखों में या चेहरे पर कोई तासुर न था। शहरीना जो शदीद तरीन दुश्मनी का ऐलान कर रही थी, उसने लब खींच लिए थे। उसने अंदर से शदीद तरीन होती मज़ाहमत के बावजूद अफगन के हाथ से डिश थाम ली थी। वो खाना नहीं खाना चाहती थी, लेकिन वो खाना खा रहा था। दोनों के दरमियान फिर कोई बात नहीं हुई थी। अफगन ने एक दो बार उसे मुख्तलिफ चीजें दी थी, जिसे उसने खामोशी से ले लिया था। शहरीना ने खाना मुख्तसर सा खाया था, जबकि अफगन ने पुरसुकून अंदाज में हर चीज से इंसाफ किया था। अफगन गाहे बगाहे उसे देख भी रहा था, जबकि वो अपनी ही सोचों में मस्त सर झुकाए ज्यादातर खाने से खेलती रही थी। अफगन ने खाना खाने के बाद नैपकिन से हाथ साफ किए तो शहरीना ने भी प्लेट खिसका दी थी। आइसक्रीम या कोई स्वीट डिश? अफगन ने मजीद पूछा तो इतनी देर से खुद पर जबर करती शहरीना एकदम भिन्नाई। मैं यहाँ आपके साथ लंच करने नहीं आई थी। अफगन हंस दिया। लेकिन मोहतरमा, आपको अब मानना तो पड़ेगा कि आप यहाँ मेरे साथ लंच तनावुल फरमा चुकी हैं। पहली बार सारे वक्त में दिल जलाती हंसी थी। शहरीना तो एकदम जल भुन गई। बेवकूफी है मेरी, खुद पर लानत मलामत करती वो चिढ़कर शदीद गुस्से से बोली। लेकिन ये बेवकूफी हमारे लिए खुशाइन साबित हो सकती है। अफगन ने बहुत रिलैक्स अंदाज में कुर्सी की पुश्त से कमर टिकाई। गलत फहमी है आपकी। दिलों में गुंजाइश ना हो तो रिश्ते भी पानी के बुलबुले के सिवा कुछ नहीं होते। वो फिर अपनी जिद और अना के हिसार में सिमट रही थी। रवैयों में गुंजाइश हो तो दिलों में भी गुंजाइश निकल आती है, फिर रिश्ते पानी के बुलबुले नहीं रहते। अफगन के अंदाज लबो लहजे में बहुत गुंजाइश नजर आ रही थी। ये गुंजाइश अम्मा भी से बात करने के बाद अफगन के रवैये में पैदा हुई थी या बाद में, लेकिन अफगन अपनी तमाम जिद, नापसंदीदगी और हुसीले अंदाज और अतवार को फरामोश किए इस वक्त रिश्ते निभाने की बात कर रहा था। ये यकीनन अफगन की जात में एक बहुत बड़ी तब्दीली थी, लेकिन शहरीना अभी किसी भी तब्दीली का शिकार नहीं हुई थी। इसके लिए अफगन के ये सारे रवैये बेमानी थे। जब बुनियादें ही कमजोर हों तो आप एक मजबूत इमारत भला क्यों कर इस्तेवार कर सकते हैं? जिन रिश्तों की जड़ें ही खोखली हैं, उनको आप भला एक तनावर दरख्त बनने के ख्वाब कैसे देख सकते हैं? जवाबन वो पहले से ज्यादा तल्खी से बोली थी। आई एम सॉरी, मैं अब इससे ज्यादा इस नाकाबिले बर्दाश्त को बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज, मैं अब चलूंगी। अफगन का नर्म रवैया उसको कुछ लचक दिखाने पर मजबूर कर गया था। अब एक बार फिर वो अपने उसी जिद्दी और अनापरस्त खोल में सिमट गई थी। वो खड़ी हो गई थी। अफगन ने उसे देखा। उसका अंदाज बेलचक था, लेकिन अफगन को उसके मौजूदा रवैयों में मुस्तकबिल के लिए बहुत सारी गुंजाइश दिखाई दे रही थी। अफगन ने वेटर को इशारा और बिल लाने को कहा। तब तक शहरीना बेलचक अंदाज में खड़ी रही थी। अफगन ने शायान का नंबर मिलाया। हाँ शायान, कहाँ हो? हम तो खाना खाकर निकल आए थे। इस वक्त घर वाले रास्ते पर हैं। शहरीना कैसे जाएगी? शहरीना ने उसे खामोशी से बात करते देखा। आप ड्रॉप कर दीजिएगा। मैं? उसने शहरीना को देखा जो उसे देख रही थी। उसके देखने पर नजर फेर गई। मैं कैसे ड्रॉप करूं? मुझे तो
افغان نے پھر شہرینا کو دیکھا. اس کے چہرے پر عجیب سی ناگواری پھیلی تھی، یعنی وہ ان کی گفتگو سے بے خبر نہ تھی. اوکے ڈونٹ وری، اس نے کال منقطع کر دی. ویٹر بل لے آیا تھا. افغان نے بل پے کیا اور شہرینا کے ساتھ باہر نکل آیا. شایان وغیرہ جا چکے ہیں، میں ڈراپ کر دوں گا. میں ادھر سے کوئی کیب لے لوں گی، اس نے اپنے مخصوص بے لچک انداز میں کہا تو افغان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا. میں اپنی عورتوں کو پرائے ڈرائیوروں کی ذمہ داری پر چھوڑنے کا قائل نہیں ہوں، وہ کہہ کر اپنی گاڑی کی طرف چلا گیا. شہرینا نے لب کھینچ کر اسے جاتے دیکھا. 2 منٹ بعد وہ گاڑی اس کے پاس لایا اور فرنٹ ڈور کھول دیا. میں نے کہا نا میں چلی جاؤں گی، میں رستے میں ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں، پلیز. افغان بہت سنجیدہ تھا. شہرینا فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی. دونوں میں اب کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. افغان نے چند بار گاہے بگاہے اسے دیکھا تھا. وہ باہر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی. وہ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ سے لاشعوری طور پر مسل رہی تھی. افغان نے اس کا یہ ہاتھ آج 2 بار تھاما تھا اور دونوں بار نوٹ کیا تھا کہ وہ سرکشی کے بجائے نرمی برتنے پر مجبور ہوئی تھی. اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہرینا کو کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. صرف نفرت یا غصہ دکھا کر اس کے اندر سرکشی ہی پیدا کی جا سکتی ہے. اب افغان کو غم و غصے کے بجائے صبر و تحمل سے کام لینا تھا اور اما بھی کی خاطر اسے یہ سب کرنا ہی تھا کہ شہرینا عثمان سے رشتہ نبھائے رکھنا اما بھی کی شدید خواہش تھی اور اما بھی کی خواہش کا ہر حال میں احترام کرنا افغان اپنا فریضہ اول سمجھتا تھا. اس نے گاڑی میں موجود خاموشی کو محسوس کرتے ریڈیو آن کر دیا تھا. کوئی فرمائشی شو چل رہا تھا. ڈی جے روانی سے بول رہا تھا اور پھر ڈی جے نے کالر کی فرمائش پر غزل لگا دی تھی. گاڑی میں غزل کے بول گونجنے لگے تھے. حسرت ہے تجھے سامنے بیٹھے کبھی دیکھوں، میں تجھ سے مخاطب ہوں، تیرا حال بھی پوچھوں. مدھر سروں پر کھنکتی آواز گاڑی میں گونجی تو یکسر لاتعلقی کا اظہار کرتی شہرینا نے پہلو بدلا تھا. اس نے گردن پھیر کر انہماک سے ڈرائیو کرتے افغان کو دیکھا. ساتھ ہی افغان نے بھی اسے دیکھا. اس کے لب ساکت تھے لیکن عجیب سی کشش آنکھوں سے جھلک رہی تھی. شہرینا نے دوبارہ گردن پھیر لی جبکہ گائک کی آواز نے گاڑی کی خاموشی کو اپنی آواز سے پھر توڑ دیا تھا. دل میں ہے ملاقات کی خواہش کی دبی آگ، مہندی لگے ہاتھوں کو چھپا کر کہاں رکھوں. شہرینا نے ہاتھ مسلنا ایک دم بند کر دیا اور افغان کی آنکھوں میں موجود مسکراہٹ ایک دم گہری ہوئی تھی. یعنی غزل کے بول شہرینا پر بھی اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے. جس نام سے تو نے مجھے بچپن میں پکارا، ایک عمر گزرنے پر بھی وہ نام نہ بھولوں. افغان پوری طرح غزل کی طرف متوجہ تھا. شعر و شاعری اس پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی لیکن پہلی بار کچھ سننا اچھا لگ رہا تھا. تو اشک ہی بن کر میری آنکھوں میں سما جا، میں آئینہ دیکھوں تو تیرا عکس بھی دیکھوں، پوچھوں کبھی غنچوں سے ستاروں سے ہوا سے، مجھ سے یہی مگر آ کے تیرا نام نہ پوچھوں. شہرینا مکمل طور پر لاتعلق باہر کی طرف متوجہ تھی. اس نے دوبارہ ایک بار بھی اندر کی طرف دیکھنے کی کوشش نہ کی تھی. جو شخص کے ہے خواب میں آنے سے بھی غائب، آئینہ دل میں اسے موجود ہی دیکھوں. ڈی جے نے آواز مدھم کر دی لیکن بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا تھا. افغان نے اسے دیکھا. وہ اب بھی خاموش تھی. چہرہ ابھی بھی کھڑکی کی طرف ہی تھا. کچھ دیر بعد گھر آ گیا تھا. افغان کو ایک ضروری کام تھا. اس نے اندر جانے کے بجائے باہر ہی گاڑی کھڑی کی اور ہارن دیا. چوکیدار نے گیٹ کھولنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا. شہرینا خاموشی سے اپنی طرف کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی. افغان نے اسے گیٹ سے اندر داخل ہوتے دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لیتے دوبارہ گاڑی موڑ لی تھی. وہ اندر آئی تو شایان، فرا اور زوبیا تینوں اما بھی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تینوں نے بڑے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا تھا اور اس نے جواباً کھا جانے والی نظروں سے اما بھی کی موجودگی کا احساس کر کے وہ ان پر ایک قہر برساتی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. موبائل اور بیگ غصے سے بستر پر پٹکا اور وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی تھی. منہ ہاتھ دھو کر کمرے میں آئی تو زوبیا اور فرا وہاں موجود تھی. کیسا رہا پھر آج کا دن؟ زوبیا نے ہنس کر پوچھا. شراب، وہ غصے سے بولی تو وہ کھلکھلا کر ہنس دی. اپنے یہ شراب کے تیر افغان بھائی پر ہی چلایا کرو، وہی گھائل ہو سکتے ہیں، ہم پر تو کوئی اثر نہیں ہونے والا. تم لوگ انتہائی بدتمیز انسان ہو، جان بوجھ کر یہ سب کیا تم نے.
उसने बहुत गुस्से से दोनों को देखा। ये फरा का आइडिया था। जुबिया ने हंसकर फरा की तरफ इशारा किया तो वो चीखी, मुझे क्यों फंसा रही हो? ये आपका और शायान भाई का प्लान था, मुझे ख्वामखा मत घसीटें। जुबिया हंस दी। हाँ, तो हम लोगों ने कौन सा गलत काम किया है? शहरीना मेरी जेठानी है, अब दो लोगों के दरमियान सुलह करवाई है, बल्कि नेकी का काम किया है। शहरीना को तो खुश होना चाहिए, वो भी ठीक बनी। बकोमत, इंतहाई बुरी हरकत की है तुम सबने, और तुमसे तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से टॉवल सोफे पर फेंक कर खुद बिस्तर पर गिर गई थी। हाय, जिन पर तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। जवाबन जुबिया ने तान लहराई तो उसने गुस्से से एक जोर का हाथ उसकी कमर पर मारा। हाय जालिम, क्या हाथ मारा है कि हथौड़ा? कमर तोड़ के रखती मेरी। हाय, वो नतीजतन लोटपोट होना शुरू हो गई थी। शहरीना ने घूरना शुरू कर दिया। फरा हंस रही थी। तुम दोनों दफा हो जाओ मेरे कमरे से। कितनी बेमुरव्वत हो तुम, अपने ससुराली रिश्तेदारों से ऐसा सलूक करते, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई लिहाज होता है, कोई मुरव्वत होती है, तुम तो हर वक्त आंखें माथे पर रखे फिरती हो। सूबिया ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग करना चाही तो शहरीना ने अपना सर थाम लिया। वो जिस कदर इस रिश्ते को लेकर बदजन और बदगुमान थी, सूबिया उसी कदर लाइट ले रही थी। गोया उसके तेवर सिरे से नजर ही नहीं आ रहे थे। और फरा, उसने असहद शिकायती नजरों से उसे देखा तो वो फौरन हंसी रोककर उसके पास बैठ गई। सॉरी भाई, इसमें शामिल न थी मैं, ये तो मुझे वहां से निकलने के बाद इन दोनों ने बताया। शहरीना फरा की वजाहत पर खामोश रही। फरा ने सूबिया को देखा, वो मुस्कुराई और फिर उसने शहरीना का हाथ थाम कर उसे बगौर देखना शुरू कर दिया। ऐसे क्यों देख रही हो? शहरीना ने टोका तो वो हंसी। देख रही हूँ कि मुलाकात किस हद तक कामयाब रही है। उसकी आंखों में अभी भी शरारत थी। शहरीना को एकदम ताव आया। दफा हो जाओ, आई शूट यू। सूबिया मुस्कुराकर तकिया उठाकर उस पर उंगलियां बजाने लगी थी। तू लाख चलेरी गोरी, थम थम के। शहरीना ने बेबसी से उसे देखा। सूबिया के बारे में वो जानती थी कि वो काफी जौली तबीयत की मालिक लड़की है। आना जाना कम ही होता था। 2 साल बाद कोई एक बार मुलाकात हो गई तो ठीक, लेकिन आज तो वो रच के सिच कर रही थी। तू पिया से मिलकर आई है, तब से नींद पर आई है। तू लाख चलेरी गोरी, थम थम के। शहरीना ने सर थाम लिया। फिर क्या क्या बातें हुई तुम दोनों में? उसने मजीद पूछा। अफगन भाई ने आई लव यू तो जरूर बोला होगा। शट अप। शहरीना एक बार फिर ताव में आई। वो इस किस्म के मजाक की आदी न थी, जबकि फरा और सूबिया के लिए ये कोई बड़ी बात न थी। ओके ओके, सूबिया ने फौरन हाथ उठाए। वैसे मजे की बात बताऊं, मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम दोनों की सुलह हो जाए। अफगन भाई इतने नाइस और स्टाइलिश से इंसान हैं, तुम्हारे साथ तो उनकी जोड़ी जचती भी बहुत है। तुम ये गिले शिकवे खत्म करके उनसे सुलह क्यों नहीं कर लेती? वो अब संजीदा हुई थी। मेरी उनसे कोई जाती महासाराई नहीं है, लेकिन ये रिश्ता चल नहीं सकता। तुम लाहासिल कोशिशें मत करो, मैं उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। क्या खामी है उनमें? सूबिया ने पूछा। क्या ये वजह काफी नहीं कि मेरे और उनके नजरियात और मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क है? हम कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। ये इख्तिलाफात और नजरियात तुम्हारे नजदीक ना हल होने वाले हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये सब ऐसी बातें हैं जिनको बुनियाद बनाकर तुम इस तरह का शदीद रिएक्शन दे रही हो। जवाबन सूबिया ने उससे भी ज्यादा शिद्दत से उसके नजरियात को रद्द कर दिया था। फरा खामोश थी। खानदान का सबसे आला लड़का तुम्हारे नसीब में लिखा गया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए यार। शहरीना अब के खामोश रही थी। वो फायका के सामने अपनी सोच बयान कर चुकी थी। वो अब हर एक के सामने इन सब बातों को दोहराना नहीं चाहती थी। सूबिया से एक ला हासिल बहस करने का इस वक्त उसका कतई मूड न था। वो खामोशी से उठी। उसने मोबाइल थामा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कहाँ चल दी? तुम्हारे साथ एक लामानी और ला हासिल बहस करने से बेहतर है कि मैं बाहर जाकर लॉन में वॉक करूं। वो गुस्से में असहद संजीदा हो चुकी थी। सूबिया ने एक गहरा सांस लिया। ओके, नहीं करती अब कोई बात। चलो अम्मा भी को शॉपिंग दिखाते हैं। अभी तक तुम्हारे आने का इंतजार करने की वजह से उनको कुछ भी नहीं दिखाया। वो फौरन मौजू बदल गई। शहरीना ने भी एक गहरा सांस लिया था। वो अम्मा भी से भी असहद मुतनफ्फिर थी, लेकिन सूबिया के पुरखुलूस रवैयों के सामने वो खुद को कुछ भी कहने से रोक गई थी। सूबिया के लिए उसकी खामोशी भी गनीमत थी, सो वो उसे हमरा लिए अम्मा भी के कमरे की तरफ चल दी थी।
अगले दिन टीपू हॉस्टल चला गया था। शायान और जुबिया भी शुमाली इलाका जात के लिए रवाना हो गए थे। अफगन बस इन लोगों की वजह से रुका हुआ था। उसने अपने चंद एक मजीद जरूरी अमूर निपटाए थे और फिर फराक हमरा लिए वो लाहौर की तरफ रवाना हो गया था। अलबत्ता अम्मा भी रुक गई थी। शहरीना ने अफगन के जाने पर एक गहरे तशक्कुर का सांस लिया, वरना वो रिजर्व सी होकर रह गई थी। उस्मान साहब और फायका की वही रोजमर्रा की मसरूफियात थी। अम्मा भी खामोशी से सब देख रही थी। उस्मान के पास वो बहुत कम आकर रही थी। अगर कभी आती भी थी तो सिर्फ 1-2 दिन के लिए। अब वो अपनी मर्जी से कुछ अरसे के लिए रुकी थी। शहरीना की भी पहले वाली रूटीन शुरू हो गई थी। वो जो मेहमानों की वजह से अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस नहीं कर रही थी, अब हफ्ते में 1-2 बार जरूर कर रही थी। कभी वो दारुल अतफाल चली जाती, जहाँ मौजूद बच्चों का वो खास ख्याल रखती थी। अम्मा भी से उसका सामना बस पराए नाम होता था और जब भी होता वो पास बिठाकर इधर उधर की बातें करने लग जाती और फिर उनकी गुफ्तगू अफगन की जात पर आकर रुक जाती थी। वो अफगन की जात और सिफात पर बिला थकान बोल सकती थी। शहरीना उकताने लगती और फिर बहाने से उठ जाती। अम्मा भी को उसकी सोच और नजरियात में किसी भी किस्म की कोई मस्बत तब्दीली नजर नहीं आ रही थी। वो अफगन की जानिब से अभी भी उसी तरह बदसन और नाला थी। अफगन का नाम सुनते ही उसके तेवर खिंच जाते थे। इस वक्त भी वो कॉलेज से लौटी तो अम्मा भी ने पास बुला लिया था। शहरी बेटा, मेरी अपने बाबा साहब से फोन पर बात करवा देना जरा। 2 दिन हो गए हैं उनसे बात ही नहीं हुई। अफगन ही फोन करता रहता है। 2 दिन से उसने भी कॉल नहीं की। उन्होंने कहा तो उसने महज सर हिला दिया। अम्मा बी का भी कुछ दिन मजीद रुकने का प्रोग्राम था, लेकिन वो फोन पर हवेली की तमाम खबर रखे हुए थी। शहरीना ने पीटीसीएल से गांव वाले हवेली के नंबर पर कॉल मिलाई थी तो दूसरी तरफ कॉल किसी मुलाजमा ने रिसीव की थी। सलाम दुआ के बाद उसने बाबा साहब से बात कराने को कहा था। वो रिसीवर कान से लगाए इंतजार कर रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से कुछ पल बाद भारी मर्दाना आवाज सुनाई दी तो वो चौंकी। कौन? उसने आवाज पहचानने की कोशिश करना चाही मगर नाकाम ही रही। अफगन बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से जो नाम सुनने को मिला था उस पर शहरीना के लब सुकड़ गए थे। बाबा साहब किधर हैं? उसने नखूद से कहा तो दूसरी तरफ एक गहरा सांस लिया गया। कैसी है मोहतरमा आप? वो शायद पहचान गया था। आपकी तवक्का के बिल्कुल बरक्स। अम्मा भी ने बाबा साहब से बात करनी है, उनसे बात करा दें तो मेहरबानी होगी। बाबा साहब हवेली में मौजूद नहीं है। जवाबन अफगन ने कहा तो उसने बगैर कुछ कहे रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। क्या हुआ? अम्मा भी उसे देख ही रही थी। उसने गहरा सांस लिया। बाबा साहब हवेली में मौजूद नहीं थे। किससे बात हुई? उन्होंने मजीद पूछा। मुलाजमा थी कोई? अभी वो बता रही थी कि फोन बजने लगा। उसने CLI पर नंबर देखा। हवेली के नंबर से कॉल बैक थी। कौन है? अम्मा भी पूछ रही थी। वो कॉल इग्नोर करना चाहती थी लेकिन अम्मा भी बड़े उम्मीद भरे अंदाज में उसे देख रही थी। उसने कॉल रिसीव की। हेलो। उसके अंदाज में हद दर्जे बेजारियत थी। मोहतरमा, सलाम दुआ भी कोई चीज होती है क्या? आपके यहाँ इस चीज का कोई रिवाज नहीं? दूसरी तरफ से जताने वाले अंदाज में कहा गया। बिगड़े हुए लोगों से एटिकेट्स की तवक्का रखते हैं आप लोग? हैरत है। उसका अंदाज कटीला था। दूसरी तरफ अफगन मुस्कुराया। तवक्का तो हम और भी बहुत रखते हैं। अब आप क्या क्या तवक्कात पूरी करोगी? शहरीना ने तलखी से सर झटका। अम्मा भी बाबा साहब से बात करना चाहती हैं। बेहतर है कि आप उन्हीं से बात कर लें। उसने रिसीवर अम्मा भी को थमा दिया और खुद अपने कमरे की तरफ चल दी। अभी वो बिस्तर पर आकर लेटी ही थी कि कुछ देर बाद अम्मा भी वहीं चली आई। दस्तक देकर वो कमरे में दाखिल हुई तो शहरीना उठकर बैठ गई थी। अम्मा भी ने उसे देखा। वो उसके पास बिस्तर पर आ बैठी। तुम्हारे बाबा साहब को पिछले 2 दिन से बुखार है। देखो मुझे भी एक बार भी उनका हाल नहीं पूछा। वो कभी बीमार हो और मैं उनके पास न हूँ, ये कभी हुआ ही नहीं। वो अफसुर्दा थी। उन्हें एकदम बाबा साहब की याद सताने लगी थी। अम्मा भी से लाख बदसन और नाराज सही, लेकिन बाबा साहब की तबीयत का सुनकर वो भी एक पल को परेशान हो गई थी। ज्यादा तबीयत खराब है क्या? हाँ, अफगन बता रहा था कि 2 दिन से बिस्तर से उठे ही नहीं, लेकिन मुझे तो कह रहे थे कि वो घर पर नहीं है। टाला था तुम्हें, मुझे परेशान नहीं करना चाहता था। तो अब क्यों बता दिया आपको? मैं बार बार पूछ रही थी तो बता दिया उसने। तो अब क्या करेंगी? उसने पूछा तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। अफगन को कह रही थी कि मुझे आकर ले जाए। वो खामोश रही थी।
فائقہ کو کال میں لانا ذرا، عثمان تو اب رات کو ہی آئے گا، فائقہ کو بتاتی ہوں۔ افغان نے کہا تھا کہ شام تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، رکے گا نہیں۔ وہ اب بھی خاموش رہی۔ اس نے خاموشی سے فائقہ کا نمبر ملایا۔ وہ آج بھی کسی کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ اما بھی کو فائقہ کی یہ روٹین ذرا بھی پسند نہیں آئی تھی، لیکن وہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ شہرینہ نے کال ملا کر اما بھی کو موبائل دے دیا تھا۔ فائقہ نے خاموشی سے اما بھی سے ساری بات سنی۔ میں کچھ دیر میں گھر پہنچتی ہوں، عثمان کو بھی کال کر دیتی ہوں، ان کو کہتی ہوں ٹائم نکال کر گھر کا چکر لگائیں۔ فائقہ کے کہنے پر اما بھی مطمئن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر وہ شہرینہ کے ساتھ رہی اور پھر شہرینہ کے پاس حوریہ کی کال آ گئی تو وہ اٹھ کر باہر نکل گئی تھی۔ اما بھی نماز پڑھنے اور پھر اپنا سامان ملازمہ سے پیک کرانے میں لگ گئی تھی۔ ان کا پروگرام ابھی مزید رکنے کا تھا، لیکن بابا صاحب کی وجہ سے ان کو جانا پڑ رہا تھا۔ گھنٹے بعد فائقہ گھر آ گئی تھی۔ میں نے عثمان کو کال کی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں آج ہی کسی ٹور کے سلسلے میں باہر جانا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی میں ان کے ساتھ ہی ہوں گی۔ اما بھی نے فائقہ کی بات سنی تو ایک گہرا سانس لیا۔ کتنے دنوں کا پروگرام ہے؟ شاید 1 ہفتے کا، انہوں نے ریلیکس موڈ میں بتایا۔ شہرینہ ساتھ جائے گی کیا؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا تو فائقہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اما بھی، وہ گھر میں رہتی ہے، مجھے عثمان کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اس کی اسٹڈیز کا حرج ہوتا ہے۔ اتنے بڑے گھر میں وہ اکیلی رہتی ہے کیا؟ اما بھی کو تشویش نے آ لیا۔ اکیلی کہاں اما بھی، اتنے ملازمین ہوتے ہیں ادھر۔ فائقہ ابھی بھی پرسکون تھی، جبکہ اما بھی کے اندر کوئی چیز چپنے لگی تھی۔ عثمان بھی نہیں کہتا اسے ساتھ لے جانے کو، وہ خود ہی منع کرتے ہیں۔ شروع میں شہری ساتھ جانے کی ضد کرتی تھی، لیکن پھر عثمان کے سختی سے منع کرنے پر وہ مجبوراً راضی ہو گئی اور اب اس حوالے سے بات نہیں کرتی۔ اما بھی کے چہرے پر شدید اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ اور تم نے بھی عثمان پر زور نہیں دیا کہ اسے ساتھ لے کر جایا کرے؟ وہ ان سب باتوں کو دقیانوسی خیال کرتے ہیں۔ پھر شہری ہاسٹل میں رہتی رہی ہے، اسے اکیلے رہنے کی پریکٹس ہے۔ عثمان کے برا منانے کی وجہ سے پھر میں نے بھی فورس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اتنے بڑے گھر میں صرف ملازمین کے سہارے وہ کیسے رہ لیتی ہوگی؟ اما بھی کو یہی سوچ کر ہال اٹھنے لگے تھے۔ اما بھی وہ اب اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ ہر وقت اس کے ساتھ رہا کریں، وہ میچور اور سمجھدار بچی ہے، وہ اب سب حالات کو فیس کرنا جانتی ہے۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ آرام کریں، میں ذرا فریش ہو لوں، پھر پیکنگ بھی کرنی ہے، وہ کہہ کر چلی گئیں۔ اما بھی کے دل میں عجیب سے احساسات پیدا ہو رہے تھے۔ عثمان اگر اولاد کو بھول چکا تھا تو فائقہ بھی اس ڈگر پر چل رہی تھی۔ ان کو شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنی اولاد کے ساتھ مسلسل زیادتی کر رہے تھے، خصوصاً شہرینہ کے ساتھ۔ ان کا اضطراب بڑھا تو وہ اٹھ کر باہر لان میں آ گئیں۔ شہرینہ بیگ اور کی چین لیے گیراج کی طرف بڑھی تھی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ شہرینہ ان کے پاس رکی۔ مجھے پریکٹس کے لیے جانا ہے اما بھی، وہ سوئمنگ پریکٹس کے لیے جا رہی تھی۔ وہ تو تم کل بھی گئی تھی۔ جی، گیمز کے دن نزدیک آ رہے ہیں تو اب ڈیلی بیسس پر پریکٹس ہوا کرے گی۔ تم اس کھیل میں حصہ کیوں لیتی ہو؟ وہ پہلے ہی مضطرب تھی، ان کی تشویش اور بڑھ گئی۔ میں شروع سے ہی ان گیمز میں حصہ لیتی رہی ہوں اما بھی۔ اس دن فائقہ بتا رہی تھی کہ عثمان کو اس کھیل میں حصہ لینا پسند نہیں، ان کو تو شاید اب میرا وجود بھی پسند نہیں ہے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ ایسے نہیں کہتے، وہ باپ ہے تمہارا۔ جواباً وہ خاموش رہی۔ شام ہونے والی ہے، اس وقت جاؤ گی تو واپس کب آؤ گی؟ ان کا ایک اور سوال تیار تھا۔ وہ متفکر تھی۔ اما بھی، یہ شہر ہے، یہاں آنے جانے کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا، یہاں ہر ایک کی اپنی ایک لائف اور مخصوص سرگرمیاں ہیں، کوئی کسی میں انوالومنٹ شو نہیں کرتا، حتیٰ کہ سگے ماں باپ تک کو علم نہیں ہوتا کہ ان کی اولاد کہاں گھوم پھر رہی ہے۔ اس کا انداز طنزیہ ہوا۔ اما بھی کے دل میں ایک دم شدید لہر سی اٹھی۔ اس کی باتیں اور اس کی آنکھوں کی کیفیت، ہر کوئی کہتا تھا وہ جذباتی ہے، ضدی ہے، غصیلی ہے، لیکن وہ اتنی تلخ بھی ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ تمہاری ماں اور باپ باہر جا رہے ہیں، اما بھی نے بتایا تو وہ ٹھٹکی، لیکن پھر کندھے اچکا دیے جیسے یہ اس کے لیے معمول کی بات ہو۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ وہ اکثر آتے جاتے رہتے ہیں، رات میں جانا ہے انہوں نے، تم گھر رہ کر ان کے پاس وقت گزارتی۔ جواباً شہرینہ استحصائیہ ہنسی۔ اما بھی، آپ بھی بڑے مزے کی باتیں کرتی ہیں، ماما پاپا کے سامنے یہ مت کہہ دیجیے گا، وہ برا مان سکتے ہیں۔ ان کے بچوں کا ماں باپ سے بس یہی تعلق ہے کہ وہ ان کی ہر بات پر یس پاپا یس ماما کہتے رہیں۔ ان کے پاس اتنا وقت کہاں کہ ان کے بچے ان کے ساتھ وقت گزاریں۔
अब वो हंस रही थी। अल्फाज जहरीले थे लेकिन उसका लहजा शगुफ्ता था। फिर भी बेटा, अम्मा भी प्लीज, मुझे देर हो रही है, प्रैक्टिस शुरू हो गई होगी, मैं काफी लेट हो रही हूँ, वो कहकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। अम्मा भी ने बहुत संजीदगी से उसे गाड़ी में जाते देखा। उनके दिल से एक हूक उठी थी। वो लिबास बदलकर स्विमिंग ड्रेस पहनकर बिल्कुल तैयार थी। आज उसका प्रैक्टिस के दौरान ही अपने ही ग्रुप की लड़कियों से मुकाबला था। वो सब अपने अपने पॉइंट पर पानी में जंप लगाने को बिल्कुल तैयार खड़ी थी। उनके ग्रुप में कुल 10 लड़कियां थीं और ये सभी बहुत अच्छी स्विमर्स थीं। जैसे ही इंस्ट्रक्टर का इशारा मिला तो उन सब ने जंप किया था। उन सबकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। देखने वालों की काफी तादाद मौजूद थी, जिनमें ज्यादा तादाद प्लेयर्स लड़कियां थीं। उनके रिलेटिव्स भी थे। शहरीना की परफॉर्मेंस अच्छी थी लेकिन आज की प्रैक्टिस में जहनी तौर पर कुछ उलझी हुई थी। शायद अम्मा भी से होने वाली गुफ्तगू का असर था या क्या था। वो आज की प्रैक्टिस के रिजल्ट के बाद सेकंड नंबर पर आई थी। वो अपनी साथी लड़कियों से आज की प्रैक्टिस पर ही डिस्कस कर रही थी जब उसके इंस्ट्रक्टर ने उसे बुलाया। उसका ख्याल था कि वो लिबास बदल कर जाएगी लेकिन इंस्ट्रक्टर ने फौरन आने को कहा था। वो लड़कियों को वहीं आने का कहकर अंदर की तरफ बढ़ गई। इंस्ट्रक्टर ने उसे दूर से ही देखकर हाथ से इशारा करके बुलाया था। इंस्ट्रक्टर के साथ एक और लड़का भी था। वो जब उनके करीब पहुंची तो इंस्ट्रक्टर ने उसे लड़के से मिलवाया। शहरीना, इनसे मिलो, ये सकलैन नूर है। इंटर कॉलेजिएट मुकाबलों में बॉयज की जानिब से होने वाले मुकाबलों में पिछले साल ये पहले नंबर पर आया था और इस दफा भी उम्मीद है बॉयज की जानिब से सकलैन ही जीतेगा। हेलो, शहरीना ने सर हिलाया जबकि उस लड़के ने हाथ बढ़ाया था। शहरीना ने उसका हाथ साफ नजरअंदाज कर दिया था। वो लड़का शर्मिंदा हुआ था, ताहम अगले ही पल उसने खुद को कंपोज कर लिया था। और सकलैन शहरीना का तुम्हें बता चुका हूँ, ये बहुत टैलेंटेड गर्ल है, बेस्ट स्विमर है। उम्मीद है अपने कॉलेज की तरफ से शहरीना ही जीतेगी, उन्होंने कहा तो शहरीना रस्मन मुस्कुराई थी। थैंक यू सर, आप दोनों बात करो, मैं बाकी लोगों को देख लूं। इंस्ट्रक्टर सकलैन का कंधा थपथपाते आगे बढ़ गया था जबकि वो वहीं खड़ी रही थी। सकलैन की निगाहें उसके साफ शफाफ चेहरे पर गोया जमसी गई थी। शहरीना ने बहुत नागवारी से उसे देखा। सर बहुत तारीफें कर रहे थे आपकी, उसने बात शुरू की। ये सर की आला ज़र्फी है, उसने नपे तुले अंदाज में कहा तो वो मुस्कुराया। उसकी नजरें शहरीना को बहुत नागवार लग रही थीं, जो अब चेहरे से हटकर उसका बगौर जायजा लेने लगी थी। आपको सिर्फ स्विमिंग ही अच्छी आती है या किसी और गेम्स में भी इंटरेस्ट है? मैं बैडमिंटन और राइडिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, उसने संजीदगी से कहा। वाओ, सेम, मुझे भी स्विमिंग के बाद बैडमिंटन और राइडिंग से इश्क है, उसका अंदाज शोखियाना था। शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। नाइस, एक्सक्यूज मी, मुझे किसी से मिलना है, वो जान छुड़ाकर जाने लगी। फिर कब मुलाकात होगी आपसे? वो पीछे से बोला तो शहरीना हैरान होकर रुकी। क्यों? टैलेंटेड लोगों से मिलने में मुझे हमेशा खुशी महसूस होती है, उसने बांछें फैलाकर कहा तो शहरीना को वो इंतहाई जहर लगा। बट आई एम सॉरी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि स्विमिंग के मैदान में अब कैसे कैसे नजरबाज लोग आने लगे हैं। अब तो समझो इस फील्ड का बेड़ा फर्क ही हो जाएगा। वो मुंहफट होने की हद तक साफ गो थी, हर कोई उसकी साफ गोई से नाला था। ऐसे में बिल्कुल अजनबी शख्स के सामने उसकी बुराई बयान करना सिर्फ और सिर्फ शहरीना जैसी लड़की का ही खासा था। क्या? वो लड़का हैरान होकर उसे देखने लगा, जबकि वो कहकर रुकी नहीं थी। उस लड़के ने बहुत तल्खी और संजीदगी से उसे जाते देखा था। अफगन शाम के बाद पहुंचा था। अम्मा भी को लेने वो ड्राइवर को भी भेज सकता था, लेकिन अपनी खवातीन के मामले में वो कतई रिस्क नहीं ले सकता था। इत्तेफाकन उस्मान फारूक भी घर पहुंच गए थे। कुछ देर बाद एयरपोर्ट की तरफ रवाना होना था। उन्होंने कुछ वक्त अफगन से बात की थी। फायका ने खाना लगवा दिया था। उन्हें साथ साथ तशवीश ने भी आ लिया था। अम्मा भी बार बार शहरीना का पूछ रही थी। शहरीना भी अभी तक घर नहीं लौटी थी। तशवीश तो अंदर ही अंदर फायका को भी लाहक थी, ताहम उन्होंने उस्मान के सामने बात करने से मना किया था। उन्होंने फायका से साफ अल्फाज में कहा था कि अब शहरीना स्विमिंग में हिस्सा नहीं लेगी। उन्होंने शहरीना को मना भी किया था, लेकिन शहरीना के सर पर तो जिद सवार थी। वो जानबूझकर महज दोनों को परेशान करने के लिए ऐसा कर रही थी और फायका अच्छी तरह जानती थी कि उस्मान को जब भी इल्म होगा वो जरूर बरहम होंगे। इसलिए वो अभी तक उस्मान के इल्म में आने नहीं दे रही थी। खाना खा लिया गया था। अम्मा भी ने देखा फायका और उस्मान तैयार होने चले गए थे। उन्होंने अफगन से जिक्र किया।
इतनी देर हो गई है, शहरी घर नहीं आई। पहले तो इतनी देर कभी नहीं की उसने। अफगन चौंका। उसको यही लगा था कि वो अपने कमरे में बंद होगी। कहाँ गई है वो? स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए जाती है, शाम से पहले आ जाती है, लेकिन आज अभी तक नहीं आई। अफगन के माथे पर सिलवटें उभरी थीं। स्विमिंग प्रैक्टिस? मैंने तो सुना था कि चाचा जान ने मना कर दिया था। वो कब सुनती है माँ बाप की। अम्मा भी आजरदा हुई। फायका से उसके बाद भी एक दो बार बड़ी बहस की थी। उसने साफ कह दिया था कि उसके कामों में वो लोग इन्वॉल्व ना हो। वो स्विमिंग में हिस्सा ले चुकी है, अब मना नहीं करेगी। अफगन ने संजीदगी से सुना। चचा को इल्म है वो प्रैक्टिस के लिए जाती है? उसने पूछा। नहीं, फायका ने मना किया था कि उस्मान को इल्म ना हो, वरना दोनों बाप बेटी में तख्त कलामी हो जाएगी। अफगन की भवें तन गईं। खाला जान क्यों पर्दे डाल देती हैं शहरीना की सरगर्मियों पर? चाचा जान को इल्म होना चाहिए कि उनकी सरफिरी बेटी क्या करती फिर रही है, ताकि वो उसके लिए बेहतर अंदाज में सदबाप कर सकें। कोई फायदा नहीं। मैंने अंदाजा लगाया है कि शहरीना ये सब कुछ माँ बाप की जिद में कर रही है। अफगन ने एक गहरा सांस लिया। उसने अपना मोबाइल निकाला और शहरीना का नंबर डायल करने लगा, लेकिन जवाब नदारित था। उसने कई बार कोशिश की थी, कॉल पिक नहीं कर रही। उसने अम्मा भी को कहा तो उसने मुलाजमा को बुलवा कर उसे फायका को बुलवाने भेजा था। अजीब माँ बाप है, बेटी घर से बाहर है और इनको अपने दौरों की पड़ी हुई है। उनको दोनों पर असहद गुस्सा आ रहा था। अफगन खामोश था। 2-3 मिनट बाद फायका आ गई तो उन्होंने शहरीना का पूछा। मैंने कॉल की थी, कह रही थी कि वो दोस्तों के साथ बिजी है, फारिग होगी तो आ जाएगी। अम्मा भी ने बहुत संजीदगी से बहू को देखा। इसमें कोई शक नहीं था कि शहरीना को नाजों में पाला गया था, लेकिन क्या फायदा ऐसे नाजो अदा का कि माँ बाप औलाद पर चेक एंड बैलेंस ही न रख रहे थे। अफगन तुम जाओ, शहरीना को लेकर आओ, अम्मा भी ने कतई अंदाज में कहा तो फायका चौंकी। अम्मा भी वो मना कर चुकी है तो साफ मतलब है कि वो अब अपनी मर्जी से आएगी। कितने बेहिस हो तुम दोनों माँ बाप। जवान बेटी घर से बाहर है और तुम दोनों को कतई परवाह ही नहीं। ऐसी बात नहीं अम्मा भी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत का जिसमें औलाद ही नजरअंदाज हो जाए। मैं देख रही हूँ तुम दोनों की सरगर्मियों ने ही शहरीना को इस कदर बदमिजाज, जिद्दी और खुदसर बना दिया है, वरना कुछ साल पहले तक तो वो बहुत फर्मा बरदार और सबसे मोहब्बत करने वाली लड़की थी। वो किसी की सुनती कब है जो उसे समझाओ। फायका ने अफसरदगी से कहा तो अम्मा भी ने गहरा सांस लिया। गलतियां तो तुम दोनों से ही हुई हैं। तुम दोनों ने अपनी अपनी जंग में औलाद को नुकसान पहुंचाया है, खुसूसन शहरीना को। अफगन संजीदगी से सब सुन रहा था। सारे खानदान में तुम दोनों का भरम रखती फिरती हूँ और तुम्हारी औलाद की बका के लिए लड़ रही हूँ। जब तुम दोनों को ही परवाह नहीं तो मैं अकेली क्या कर सकती हूँ। अम्मा भी आसरदा हुई। अम्मा भी उस्मान के साथ जाना मेरी मजबूरी है। आप अच्छी तरह जानती हैं कि ये सब कुछ मैं खुश होकर शौक से नहीं कर रही, लेकिन औलाद की तरबियत तुम्हारा पहला फरीजा था। अफसोस तुम शहरीना की तरबियत अच्छे अंदाज में नहीं कर सकी। उन्होंने साफ कोई अख्तियार की तो फायका ने बेयकीनी से उन्हें देखा। अम्मा भी आप तो सब जानती हैं, आप तो ऐसा कुछ न कहती। अफगन खामोशी से दोनों को देख और सुन रहा था। अम्मा भी के लहजे और अल्फाज पर वो भी चौंका था। मैं यहाँ जितने दिन भी रही हूँ सब हालात का अच्छी तरह जायजा लिया है। उस्मान की अपनी सरगर्मियां हैं और तुम्हारी अपनी मसरूफियात। तुम दोनों को ही इल्म नहीं कि औलाद कहाँ है। एक को बाहर भेज दिया, दूसरे को हॉस्टल में छोड़ दिया है और बेटी का इल्म ही नहीं। तो फिर क्या करूं? उस्मान के साथ उनकी सरगर्मियों में शामिल ना हूं तो वो खफा होते हैं। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो मुझ पर डाल देते हैं। उनकी साख और उनकी इज्जत बरकरार रखने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। मैं मजबूर हूँ, खुशी से बाहर नहीं निकलती। आप जानती हैं मुझे ये जिंदगी कभी पसंद नहीं रही। आप लोगों ने ही मुझे इस जिंदगी में शामिल किया था। वो भी तलखी और गुस्से से गोया हुई थी। उनका लबो लहजा, ये अंदाज अफगन के लिए बिल्कुल अजनबी था। अफगन ने हैरानी से उन दोनों को देखा। शहरीना इस वक्त कहाँ है? उससे पूछकर अफगन को बताओ, वो जाकर खुद ले आता है। अम्मा भी ने कहा तो फायका ने कॉल मिलाई। कहाँ हो? कब आ रही हो? ठीक है। तुम जानती थी आज हमारी फ्लाइट है। अम्मा भी बहुत परेशान है। तुम बस जल्दी आओ। शहरी ऐसे मत करो। शट अप शहरी। ओके ठीक है। उन्होंने कॉल बंद करके अफगन को देखा। वो अभी तक स्विमिंग प्रैक्टिस क्लब में ही है। वो कह रही है कुछ फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर है। वो 1-2 घंटे मजीद लेट आएगी। उन्होंने संजीदगी से कहा। तभी उस्मान चले आए। फायका कहाँ रह गई हैं आप? 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है।
آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے لیٹ ہونا قطعی پسند نہیں، پلیز جلدی کریں۔ انہوں نے آ کر بہت سنجیدگی سے بیوی کو ٹوکا تو افغان اور اما بھی کے سامنے عثمان کا ٹوکنا فائقہ کی آنکھوں کو نم کر گیا تھا۔ خود اذیتی میں انہوں نے ہونٹ کھینچ لیے تھے۔ افغان نے بہت دھیان سے سب کچھ دیکھا تھا۔ فائقہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی گئی تھی۔ افغان نے اما بھی کو دیکھا، وہ از خود سنجیدہ تھی۔ افغان نے اپنا موبائل اور کی چین لی اور فائقہ کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ نوک کیے بغیر اندر داخل ہوا، لیکن اندر داخل ہو کر چٹک گیا۔ فائقہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی رو رہی تھی۔ خالہ جان، فائقہ نے جلدی سے چہرہ صاف کیا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے رخ بدلے بغیر پوچھا۔ فائقہ نے اسے ایڈریس بتا دیا تھا۔ افغان بغور ان کو دیکھتا رہا تھا۔ میں تیار ہو جاؤں؟ تم شہری کے ساتھ سختی نہیں کرنا، وہ پہلے ہی سب سے بدزن ہے، پیار سے منع کر لانا پلیز، وہ کہہ کر اپنا لباس لے کر واش روم میں گھس گئی تھی۔ افغان کے ذہن میں کئی سوالات تھے، لیکن یہ وقت ان سوالات کے لیے مناسب نہ تھا۔ وہ ایک تائرانہ نگاہ کمرے میں ڈال کر باہر نکل آیا تھا۔ شہرینہ اس وقت اسی لباس میں تھی جو وہ گھر سے پہن کر آئی تھی۔ وہ اس وقت اپنے گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ خوشگپیوں میں مصروف تھی۔ گھر جا کر بھلا کیا کرتی؟ وہاں تھا کون جسے اس کی پرواہ تھی؟ یہ مختلف گیمز کی پریکٹس کے لیے کافی وسیع پیمانے پر بنایا گیا کلب تھا، جس میں ہر گیم کے لیے الگ گراؤنڈ تھا۔ یہاں مختلف گیمز کی پریکٹس کے لیے آنے والی لڑکیوں سے اس کی اچھی خاصی الیکس ہو گئی تھی۔ ماما پاپا نے چلے جانا تھا، اما بھی کو لینے افغان آ گیا ہوگا۔ وہ نہ افغان کا سامنا کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی اور کا۔ کچھ لڑکیاں وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے جا چکی تھیں۔ اب ادھر 3-4 لڑکیاں تھیں جن کو کسی نہ کسی نے لینے آنا تھا۔ شہرینہ اپنی گاڑی میں آئی تھی۔ وہ کلب کے ایک طرف بنے کیفے میں لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف کینٹین تھی جہاں کھانے پینے کا معقول انتظام ہوتا تھا۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ بزی تھی جب ثقلین نور ادھر آ گیا تھا۔ ہائے مس شہرینہ، وہ کچھ دیر پہلے والی بے عزتی بھلائے ایک بار پھر سامنے تھا۔ میں کافی پینے آیا تھا، میرے ساتھ کافی پیئیں گی؟ وہ آفر کر رہا تھا۔ باتیں کھلی ہوئی تھی۔ شہرینہ نے گھورا، ہم یہاں 4 لڑکیاں ہیں، کیا چاروں کو پلا رہے ہیں؟ شہرینہ نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ چلیں آپ کی خاطر ان باقیوں کو بھی پلا دوں گا۔ وہ بھی ٹھیک تھا۔ باقی تینوں ہنسنے لگیں۔ یہ کون ہے؟ ایک نے پوچھا۔ بہتر ہے تم خود ہی ان سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے، میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان۔ اس نے اچھی خاصی بے عزتی کر دی تھی۔ تینوں لڑکیاں کھلکھلا کر ہنسی تھیں۔ ثقلین کو ایک دم انسلٹ فیل ہوئی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہی، آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں، اس نے کہا تو شہرینہ ہنس دی۔ حیرت ہے، بڑی دیر بعد آپ کو احساس ہوا ہے کہ میں آپ کی انسلٹ کر رہی ہوں۔ شہرینہ سنجیدہ تھی۔ لڑکیوں کی مسکراہٹ ایک دم بڑھی تھی۔ ثقلین کے چہرے پر سرخی پھیلی تھی۔ آپ اچھا نہیں کر رہی، میں نے تو بس آپ کو کافی کی آفر کی تھی، اگر نہیں پینی تو آرام سے انکار کر دیتی۔ وہ غصے سے بولا، میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسے لڑکوں کے ہتھ کنڈے، پہلے کافی کی آفر، پھر نمبرز ایکسچینج کرنے کی ڈیمانڈ۔ اگر لڑکی کمزور کردار کی ہے تو کچھ دیر وقت رنگین کیا جائے، پھر یہ جا وہ جا۔ وہ بہت سنجیدگی سے کھڑی ہو کر اس کو بغور دیکھتے کہہ رہی تھی، تم مسلسل میری انسلٹ کر رہی ہو، تم جانتی نہیں ہو میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ وہ اب غصے سے دھمکیوں پر اتر آیا تھا۔ ہا ہا ہا، بس یہیں تک تمہارا اسٹیمنا تھا، جہاں بات نہ بنی تو لڑکیوں کو ڈرانے دھمکانے لگ جاتے ہو۔ بہت اچھی طرح تم جیسے آوارہ بدنظر لڑکوں کو جانتی ہوں۔ تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں چاہوں تو تمہیں 1 منٹ میں جیل میں بند کروا دوں۔ وہ اس کے سامنے آ کر انگلی دکھا کر وارن کر رہی تھی۔ وہاں اور بھی لوگ موجود تھے۔ سبھی اب ان لڑکیوں کو، شہرینہ اور ثقلین نور کو دیکھ رہے تھے۔ عین اس وقت افغان وہاں آ گیا تھا، لیکن شہرینہ اس کی آمد سے قطعی بے خبر تھی۔ اتنی انسلٹ کافی ہے یا کچھ اور بھی کہوں تمہاری شان میں؟ اسے یہ لڑکا پہلی نظر میں ہی برا لگا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ برائی کو فوراً ختم کر دینا چاہیے، اگر اگنور کرو گے تو وہ آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ شٹ اپ! جواباً اس نے بہت غصے سے ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن شہرینہ غافل نہ تھی۔ اس نے اس کا ہاتھ درمیان میں ہی روک لیا تھا۔ یو آلسو شٹ اپ! اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اینڈ بی کیئرفل، اگر آئندہ میرے سامنے بھی آئے تو وہ حشر کروں گی جو تم نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ انگلی اٹھا کر وارن کر رہی تھی۔ افغان نے بہت سنجیدگی سے آخری سین دیکھا تھا۔ کیا ہو رہا ہے؟ وہ فوراً پاس آیا تھا۔ شہرینہ نے چونک کر اسے دیکھا، جبکہ ثقلین نے شہرینہ کو گھورا تھا۔ وہ لوگوں سے شہرینہ کا بیک گراؤنڈ جان کر آیا تھا۔
इतने बड़े बाप की बेटी से दोस्ती करना, वो तो एकदम हवाओं में उड़ने लगा था। उसे इल्म नहीं था कि ये लड़की अंदरूनी तौर पर इतनी मजबूत है कि उसकी एक निगाह को अंदर तक पढ़ने की सलाहियत रखती है। वो तो उसे एक कमजोर सी लड़की समझकर उस तक आया था, लेकिन अब तो उल्टी आते गले पड़ने वाला हिसाब हुआ था। आप यहाँ? वो अफगन को देखकर उसकी तरफ मुतवज्जा हुई थी। अंदाज में हैरानी थी। अम्मा भी परेशान हो रही थी, उन्होंने लेने भेजा है। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो वो परेशान हो रही थी, उसने नागवारी से कहा। वो किस लिए परेशान हो रही थी? यहाँ आकर ये सीन देखने के बाद अच्छी तरह अंदाजा हो रहा है। जवाबन अफगन ने भी तलखी से कहा। शट अप, वो गुस्से से बोली। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, फालतू वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी करो। उसके शटअप को अफगन ने जरा भी अहमियत न दी थी। हरगिज नहीं, मैं आपके साथ हरगिज नहीं जाने वाली। वो माहौल और इर्द गिर्द मौजूद लोगों की कतई परवाह नहीं कर रही थी। अफगन ने हाजरीन पर निगाह डाली। सभी सूरत हाल को मजे से देख रहे थे। पहले सकलैन नूर से होने वाली झड़प और अब एकदम दूसरे लड़के की आमद से बदल जाने वाला मंजरनामा उनको यकीनन मुतजस्सिस कर रहा था। फजूल गोई की जरूरत नहीं, अपना सामान लो और जल्दी करो, वो आवाज दबाकर बोला। मैं आपके साथ नहीं जा रही, जब मेरा दिल करेगा मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। अफगन ने मोबाइल देखा। रात के 11 से भी ऊपर का टाइम हो चुका था, लेकिन इस लड़की को कतई परवाह नहीं थी। जल्दी बाहर आओ, मैं 5 मिनट वेट करूंगा, वरना मैं उठा कर भी ले जाऊंगा। और तुम जानती हो कि मैं भी तुम्हारी ही तरह जिद्दी हूँ, जो कहता हूँ वो करता भी हूँ। वो गुस्से से कहकर पलटा और सकलैन नूर के पास से गुजरते रुका। तुम जो भी हो, ये बात अच्छी तरह नोट कर लो, आइंदा तुम शहीना के इर्द गिर्द भी दिखाई दिए तो सीधे जेल में बंद करा दिए जाओगे। वो उसे कहकर वहाँ से चला गया था। शहरीना ने बहुत गुस्से से उसे जाते देखा था। उसे अफगन की आमद की कतई उम्मीद न थी। वो यहाँ बैठ बैठ कर बोर हो चुकी थी। वैसे भी उसे कुछ देर बाद वापस घर चले जाना था, लेकिन वो जानबूझकर रुकी हुई थी। वो गुस्से से अपना बैग लिए बाहर की तरफ आई थी। कैफे के बाहर अफगन संजीदगी से उसका वेट कर रहा था। उसे देखकर पुरसुकून हुआ, जबकि शहरीना के तेवर बिगड़े हुए थे। शहरीना ने उससे कोई बात न की। वो निहायत बारीक बीनी से इर्द गिर्द का जायजा लेते उसके हमरा चल रहा था। वो पार्किंग तक आए थे। वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी तो अफगन फौरन उसके रास्ते में आया। तुम मेरी गाड़ी में चल रही हो। अंदाज दो टोक था। शहरीना ने निहायत नागवारी और तैश से देखा। मैं आपके हुक्म की पाबंद नहीं हूँ। बहैसियत ज़ौजा मोहतरमा होने के तुम अब मेरे हर हुक्म की पाबंद हो। अफगन का अंदाज निहायत संजीदा और अपनी हैसियत मनवाने वाला था। शहरीना के अंदर तो जैसे आग लग गई थी। हैसियत दिल से बनाए गए रिश्तों की कबूल की जाती है। जोर जबरदस्ती से बनाए गए रिश्तों को धौंस नाम दें तो बेहतर है। मेरी हैसियत को चैलेंज मत करो। मेरे पास मोबाइल है जिसमें हमारे निकाह नामे के इमेजेस सेव हैं। हमारे निकाह की तस्वीर भी मौजूद हैं। शोर शराबा करोगी तो नुकसान उठाओगी। आराम और सुकून से मेरी गाड़ी में चलकर बैठो। तुम्हारी गाड़ी सुबह घर पहुंच जाएगी। नहीं जाऊंगी, क्या कर लेंगे आप? वो अब भी गुस्से में थी। अफगन ने बहुत संजीदगी से उसे और फिर इर्द गिर्द के माहौल को देखा। पार्किंग एरिया में 1-2 आदमी और पार्किंग गार्ड के अलावा और कोई भी न था। अफगन ने सख्ती से उसका बाजू थामा। तुम क्यों चाहती हो कि हर बार मैं तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती ही करूं? आराम और सुकून से बात मान भी सकती हो। मेरा बाजू छोड़ें। अफगन के लम्स ने गोया आग सी दहका दी थी। अफगन ने कतई परवाह न की। वो उसका बाजू थामे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसे उसकी मज़ाहमत या चीखने चिल्लाने की कतई परवाह न थी। उसने फ्रंट डोर खोलकर उसे वहां बिठाया और खुद दूसरी तरफ आकर बैठा था। क्या बदतमीजी है! आप में इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं है क्या? नफरत करती हूँ मैं आपसे। शक्ल भी नहीं देखना चाहती आपकी। मेरी जिंदगी में आग लगा दी है आप सब लोगों ने मिलकर। वो तो फट पड़ी थी, चीख चिल्ला रही थी। अफगन ने कतई परवाह न की और संजीदगी से गाड़ी ड्राइव करने लगा था। गाड़ी क्लब के अहाते से निकली तो अफगन ने शहरीना को देखा था। वो कीनातोस नजरों से घूर रही थी। कौन था वो लड़का? आपसे मतलब? क्यों झगड़ रही थी उससे? दूसरा सवाल किया। आपको जवाब देने की पाबंद नहीं हूं मैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। वो तो अफगन की जोर और जबरदस्ती पर अंदर ही अंदर बल खा रही थी। बस नहीं चल रहा था कि अफगन समेत उसकी गाड़ी को भी आग लगा दे। जवाब दो मुझे। अंदाज तहकुमाना था। जो कोई भी हो, आपसे मतलब? वो गुस्से से गोया हुई। चचा जान ने जब स्विमिंग प्रैक्टिस या गेम्स का मना कर दिया था
तो फिर यहाँ क्यों आ रही हो? मैं हिस्सा ले चुकी हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगी। मैंने ठेका ले रखा है हर एक की बात मानने का। जब किसी को मेरे जज्बात और एहसासात की कतई परवाह नहीं, तो मैं किसी की क्यों परवाह करूं? जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूंगी। किसी को कोई हक नहीं कि वो मुझे मना करे। वो तुम्हारे वालिदैन हैं। मुझे इस रिश्ते पर अफसोस है, वो तुर्की बतुर्की बोली थी। अफगन ने बहुत दुख और संजीदगी से उसे देखा। तुम्हें हमारा रिश्ता कबूल नहीं, तुम्हें अपने माँ बाप के साथ रिश्ता होने पर अफसोस है, तुम्हें तो शायद अपनी जात पर भी अफसोस है कि इस दुनिया में क्यों आई हो। अफगन का अंदाज तंजिया और शर्म दिलाने वाला था, लेकिन शहरीना के अंदर तो शदीद तूफान उठे हुए थे। हाँ, है अफसोस, इस बात का नहीं कि मेरी जात इस दुनिया में क्यों आई। इस बात का मातम करती हूँ कि इन बेहिस और नाकदर लोगों के दरमियान क्यों आ गई मैं। ये हैसियत, मर्तबे और रुपए पैसे में तोल कर समझते हैं कि इंसान के जज्बात खरीद लिए हैं, लेकिन कफ अफसोस मलती हूँ कि मैं काश किसी भिखारी के यहाँ पैदा हो जाती। कम से कम वो मुझ पर तवज्जो और मोहब्बत के चंद पल तो निछावर करते। वो शदीद इस्तराब का शिकार हो रही थी। वो इमोशनल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अफगन की बात ने उसे आज हद जज्बाती कर दिया था। कहते कहते आखिर में उसकी आवाज रुंध गई थी। वो तकलीफ और अजियत से खिड़की से बाहर मुंह करके बैठ गई थी। उसके अंदर जज्बातियत का एक मुंह जोर रेला था जो उमड़ने को बेताब था। वो अफगन जैसे सफाक और बेहिस इंसान के सामने रोना नहीं चाहती थी। सो बामुश्किल आंसुओं के मुंह जोर रेले को अंदर ही अंदर धकेल रही थी। उसके हलक में कांटे चुभने लगे थे। काश वो लोगों को बताती कि वो ऐसी क्यों हो गई थी। वो इतनी जिद्दी और सफाक और मुंहफट क्यों हो गई थी। अफगन ने संजीदगी से उसको देखा था। उसका चेहरा गाड़ी की हल्की सी रोशनी में भी देखा जा सकता था। मौज बलाखेज जज्बात का अक्स उसके चेहरे पर साफ पढ़ा जा सकता था। शहरी, अफगन ने कुछ तवक्कुफ के बाद पुकारा। उसकी पुकार में अजीब सी कैफियत थी। शहरीना को लगा कि गोया वो किसी शदीद ज़लज़ले की जद में आ गई हो। उसने सख्ती से होंठ दांत तले भींच लिए थे। वो तमाम आवाजों, तमाम सदाओं की तरफ से कान बंद करके बहरी बन जाना चाहती थी। शहरी, बात सुनो। अफगन का अंदाज अब धीमा था, लहजे में नरमी थी, अल्फाज में अपनायत थी। शहरीना साकित हो गई थी। वो अफगन की तरफ से ऐसे लहजे, नरमी और अपनायत की उम्मीदवार न थी। अफगन ने गाड़ी एक तरफ खड़ी कर दी थी। बिल्कुल साकित और सुनसान सड़क के किनारे, बिल्कुल अंधेरे में उनकी गाड़ी खड़ी थी। शहरीना, अफगन ने एक बार फिर पुकारा, लेकिन शहरीना के साकित और जामिद वजूद में जुम्बिश तक न हुई थी। अफगन ने उसका हाथ थामा। शहरीना को लगा कि गोया उसे किसी करंट ने छू लिया हो। उसने बेख्तियार गर्दन घुमाकर उसे देखा था। आंखों में तूफानों की सी तुगयानी थी, झिलमिल करती आंखें और उनमें चमकते साफ और शफाफ पानी के मोती। अफगन को लगा गोया उसने किसी तूफान का रुख अपनी तरफ मोड़ लिया हो। शहरीना की आंखें और उनसे छलकता तूफान, वो हैरत से देखता रह गया था। कश्तियां यूं भी डूब जाती हैं, नाखुदा किस लिए डराते हैं। एक हसीन आंख के इशारे से काफिले राह भूल जाते हैं। अफगन भी शायद रास्ता भूल गया था। क्या हुआ है आपको? वो लोग जहाज में बैठ चुके थे। जहाज अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा था। उस्मान ने नोट किया था कि फायका मुसलसल गुमसुम और संजीदा सी थी। उन्होंने चंद बार पुकारा था, लेकिन हूं हां से ज्यादा जवाब नहीं मिला था। अब भी उन्होंने कहा तो वो सर उठाकर शौहर को देखने लगी। कुछ पूछ रहा हूं मैं। उन्होंने बगौर देखा। फायका की आंखें सुर्ख थीं। अजीब मुस्महल और आजरदा सा अंदाज था। वो चौंके थे। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं, बस सर दर्द हो रहा है। वो सर झुका गई, आहिस्तगी से जवाब दिया था। उस्मान ने उन्हें बगौर देखा। ज्यादा तबीयत खराब है क्या? वो अहमियत नहीं देना चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों बार बार पूछ रहे थे। नहीं, ठीक हूँ मैं। बेजार सा अंदाज था। उन्होंने खामोशी से देखा। मैं देख रहा हूँ, काफी डिस्टर्ब लग रही हैं आप। उन्होंने फिर कहा तो फायका ने देखा। उस्मान को लगा कि जैसे उनकी आंखों में अजीब सी चुभन हो। मैंने कहा ना कि मैं ठीक हूँ। आप अपने शेड्यूल पर ध्यान रखें। मेरी जात में दिलचस्पी लेने की कतई जरूरत नहीं। अंदाज में एकदम तलखी थी। उस्मान के माथे पर सिलवटें बनी थी। ये किस लहजे में बात कर रही हैं आप? आवाज धीमी और अंदाज सर्जनिश करने वाला था। माजरत चाहती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपके सफर में हमसफर हूँ, ये मेरी मजबूरी है। प्लीज बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करें। प्लीज, मैं सुकून चाहती हूँ।
वो कहकर आंखें बंद कर गई थीं। उस्मान के चेहरे के जावियों में खिंचाव आ गया था। उन्होंने बरहमी से अपने पहलू में बैठी अपनी बीवी को देखा था, लेकिन बीवी आंखें मूंद चुकी थी। अगर ये सफर इतनी ही मजबूरी लग रहा था तो इनकार कर देती, उन्होंने संजीदगी और तलखी से कहा। आंखें मूंदी फायका के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट का अक्स लहराया था। काश इनकार करना मेरे इख्तियार में होता। आवाज धीमी थी, लेकिन उस्मान की सारी हिस्सियात गोया बाएं कान में सिमटाई थी। उनको सरगोशी नुमा अल्फाज हर सिमत से सुनाई दिए थे। आप तो बहुत सारे अख्तियारात की मालिक हैं, अब किस बात का रोना है? उनकी आवाज भी धीमी थी, लेकिन सरगोशी हरगिज न थी। जवाबन फायका खामोश रही, और फायका की खामोशी उस्मान के अंदर एक तूफान को दावत दे रही थी। ऐसा तूफान जो हमेशा ही दोनों के दरमियान शदीद तबाही का सबब बनता था। तबाही तो अफगन के अंदर भी आई थी, लेकिन ये तबाही ऐसी थी कि वो किसी को बता नहीं सकता था। उसे अपने हाथ पर शहरीना के हाथ का लम्स हमेशा के लिए ठहरा हुआ महसूस हुआ था। वो साकित और जामिद था, और शहरीना वो आंखों में तुग़यानी लिए अफगन को देखती एक ऐसा तूफान लग रही थी जो अफगन का सब कुछ बहा कर ले जाने की सलाहियत रखता था। शहरीना ने बहुत तनफ्फुर से अफगन के हाथ की गिरफ्त से अपना हाथ खींचकर अपने अंदर उमड़ते तूफान को बड़ी कोशिश से अंदर धकेला था। अफगन ने उसे बगौर देखा। उसने अपने चेहरे का रुख मोड़ लिया था। वो चंद लम्हे कमजोर पड़ी, लेकिन अगले ही लम्हे वो फिर से अपनी जात के किले में मजबूती से बंद हो गई थी। लेकिन अफगन उसकी जात की वो एक लम्हे की कमजोरी न सिर्फ महसूस कर चुका था, बल्कि बगौर जान भी चुका था। उसने एक गहरा सांस लिया। उसने खामोशी से गाड़ी दोबारा चला दी। कुछ देर में घर आ गया था। शहरीना ने बमुश्किल गेट खुलने और गाड़ी अंदर जाने का इंतजार किया था। जैसे ही गाड़ी रुकी, वो तेजी से बाहर निकलने लगी, लेकिन ऑटोमेटिक लॉक की वजह से दरवाजा बंद था। अफगन ने खुद उसकी तरफ झुककर दरवाजा अनलॉक किया। वो तेजी से अंदर की तरफ चली गई। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुई थी, अम्मा भी वहीं कॉरिडोर में एक कुर्सी पर बैठी हुई थी। सुबैदा पास खड़ी थी। सुबैदा उसे देखकर एकदम मुस्कुराई। शहरी बीबी आ गई। उसने अम्मा भी को इत्तला की। अम्मा भी ने उसे देखा। वो बेमुरव्वती से उनको नजरअंदाज करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। इतनी देर कर दी शहरी बेटा? शहरीना एकदम गुस्से से पलटी। उसने अपनी जात के गिर्द बहुत सारी दीवारें खड़ी कर ली थी, लेकिन अब ये लोग इन दीवारों को तोड़ने के डर पे थे, जबकि उसके अंदर अब शिद्दत से मुदाफियती तहरीक बर्पा हुई थी। उसका शिद्दत से दिल चाह रहा था अपनी जात में जबरदस्ती इस तरह दखलंदाजी करने वाले तमाम लोगों का हशर नशर कर दे, सब कुछ तबाह कर दे, ऐसे जवाब दे कि उनकी हिम्मत न हो उससे हम कलाम होने की। क्या मसला है आपको? वो इंतहाई खुशी लहजे में बोली। मैं तो तुम्हारी वजह से परेशान थी। नहीं चाहिए मुझे आप लोगों की परेशानी। मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, अच्छी या बुरी, अपनी जात के लिए बहुत अच्छी हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरी जात में दखलंदाजी करना बंद कर दें। जल्दी आऊं या देर से, आपको मेरे मामलात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। उसका अंदाज बहुत बदतमीजाना और गुस्ताखाना था। अंदर आता अफगन उसे देखकर ठिठका और फिर गुस्से से आगे बढ़ा। अम्मा भी से बात करने का ये कौन सा तरीका है शहरीना? वो बहुत गुस्से से बोला। आपको मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की कतई जरूरत नहीं। मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हैं पूछने वाले? वो बहुत बदलिहाजी से उससे मुखातिब हुई। अफगन ने असद संजीदगी से उसे और फिर अम्मा भी को देखा। तुम जाओ यहाँ से। उसने जुबैदा को वहां से भगाया। अम्मा भी तुमसे मोहब्बत करती हैं, इतनी देर घर से बाहर रहोगी तो उनकी परेशानी फितरी अमर है। उसने संजीदगी से कहा, मैं अपने मामलात में खुद मुख्तार हूँ। आइंदा कोई मुझे न लेने आएगा और न ही मेरे मामले में दखलंदाजी करेगा। समझा ले इनको। वो तलखी से कहकर तनपन करती अपने कमरे की तरफ चली गई। अम्मा भी ने बड़ी आसरदा निगाहों से पोते को देखा। उनके सामने कभी उनके बेटों ने भी आंख उठाकर बात न की थी, और ये कल की लड़की उनकी मोहब्बत के जवाब में किस कदर बदतमीजी से पेश आई थी। मैं देखता हूँ इसे, अफगन ने कहा तो अम्मा भी ने उसे मना कर दिया। नहीं, रहने दो। वो आसरदा सी वापस पलटी। अफगन ने फौरन आगे बढ़कर उनका हाथ थामा और उनके साथ चलने लगा। आराम और सुकून से वो तुम्हारे साथ आ गई थी ना? उन्होंने साथ चलते पूछा। अफगन ने एक गहरा सांस लिया। शहरीना को लेने भेजा था आपने, और वो आराम और सुकून से आ जाए? नामुमकिन बात है। पता नहीं क्यों हो रहा है ये सब।
इतना समझाती रहती हूँ उस्मान और फायका दोनों को, लेकिन ये दोनों अपनी जिंदगी तो जैसे तैसे गुजार ही गए, लेकिन अब बच्चों का ही ख्याल कर लेते। वो चलते हुए अफसरदा लहजे में कह रही थी। अफसन के जहन में कई सवाल उभरे थे। वो अम्मा भी को उनके कमरे में ले आया था। उनका इरादा सुबह सुबह यहाँ से निकलने का था। उसने अम्मा भी को उनके बिस्तर पर बिठाया और खुद उनके साथ ही बैठ गया। मुझसे वादा करो कि हालात कुछ भी हों तुम शहरीना को नहीं छोड़ोगे। उनके लहजे में इल्तिजा थी। अफसन ने उनको बगौर देखा। एक बात पूछूं? अंदाज पुरसोच था। अम्मा भी ने अफसन को देखा और गहरा सांस लिया। मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहते हो। उनके लहजे में यासियत थी। अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। शहरीना की जात का दिफा तुम्हारी जिम्मेदारी है और मैं जानती हूँ कि तुमसे कुछ भी छुपाना एक बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अभी मैं कुछ भी बताने की सतह पर नहीं हूँ। तो फिर शहरीना का रवैया भी आपके सामने है और आप जानती हैं कि जबरदस्ती किसी के साथ मुंसलिक हो जाना और फिर उसके साथ बंधे रहना मेरी तबीयत और अना के लिए ये बात गवारा नहीं। आपकी ख्वाहिश, आपकी आरज़ुएं मेरे लिए मेरी जात से ज्यादा अहम है और मैं उनका एहतराम भी करता हूँ। शहरीना जैसी लड़की को बर्दाश्त सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बत में कर रहा हूँ, वरना आप अच्छी तरह जानती हैं कि शहरीना को एज ए लाइफ पार्टनर मैं कभी बर्दाश्त न करता। अफसन का अंदाज मुअद्दब था, लेकिन अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करता अंदाज था। अम्मा भी ने शफकत से उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं जानती हूँ तुम मेरे बेटों से बढ़कर मेरी ख्वाहिशों का एहतराम करते हो, मेरे फैसलों को मान देने वाले हो। यकीन रखना तुम हमें बहुत अजीज हो और हम तुम्हारे साथ कभी भी नाइंसाफी करने वाले नहीं। जी मैं यकीन रखता हूँ। अम्मा भी मुस्कुराई। उनके बेटे बेशक उनका एहतराम करने वाले थे, लेकिन उस्मान कई मामलात में उनके फैसलों के सामने अपनी मनमानी कर जाता था। मगर शेर अफगन की जात से उन्हें वो सुख मिला था वो उनको किसी और औलाद से नहीं मिला था। मैं शहरीना की तरफ से परेशान हूँ। अफगन ने उनको देखा। जितने दिन उस्मान और फायका घर नहीं आ जाते वो तन्हा रहेगी। बेशक मुलाजमीन लाख भरोसे के काबिल सही, लेकिन हमारी कुछ रिवायतें भी हैं। वो कैसे अकेली रह सकती है? मेरा दिल नहीं मान रहा उसे तन्हा छोड़कर जाने को। ये तो चचा और खाला को सोचना चाहिए था। अफगन के लहजे में कुछ गर्मी सी थी। मैं समझती हूँ कि माँ बाप के रवैयों ने ही उसे इस हद तक बदमिजाज बना दिया है, वरना कुछ अरसे पहले तक वो बड़ी फर्माबरदार और सुलझी हुई बच्ची थी। अफगन खामोश रहा। मैं चाहती हूँ कि शहरीना हमारे साथ गांव चले। उन्होंने कहा तो अफगन कुछ सोचने लगा। वो कभी नहीं मानेगी। उसे तन्हा छोड़कर जाने को मेरा दिल नहीं मान रहा। वो शायद आपके लिए मान ही जाए, लेकिन मेरी जिद में वो कभी नहीं जाएगी। अफगन उसे अच्छी तरह न सिर्फ जान चुका था बल्कि समझ भी चुका था। मैं बात करूंगी उससे। बेफायदा है, लेकिन आपको उससे बात करने से नहीं रोकूंगा। आप देख लें, वो मान जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। अम्मा भी ने इस बात में सर हिलाया। तुम आराम करो, मैं जुबैदा को भेजकर उसे बुलवा लूंगी। अम्मा भी ने शफकत से उसके सर पर हाथ रखा। अफगन ने एक दो और बातें भी की थी, फिर उसके बाद वो वहां से चला गया। अम्मा भी ने इंतकाम उठाया था। उन्होंने जुबैदा को पैगाम दिया कि वो शहरीना को उनके पास भेजे। कुछ देर बाद जुबैदा आई थी। शहरी बीबी कह रही हैं कि जो भी कहना है मुझे बता दें। वो लेट चुकी हैं, अब कमरे से नहीं निकलेंगी। जुबैदा के बताने पर अम्मा भी ने कुछ पल सोचा। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद उसके पास चली जाती हूँ। वो अपनी अनक आंखों पर लगाए सीधी हुई। घुटनों में दर्द की वजह से वो उठने बैठने में कुछ दिक्कत महसूस करती थी, लेकिन इस उम्र में भी उनकी सेहत बहुत अच्छी थी। वो बहुत मुतहरिक और एक्टिव खातून थी। पूरी हवेली उनके कंट्रोल में थी, जहाँ वो हर वक्त मुलाजमीन से काम करवाने में मसरूफ रहती थी। जुबैदा ने उनका हाथ पकड़कर उनको उठने में मदद दी थी। फायका और उस्मान की तरफ से उनका खास ख्याल रखने की ताकीद थी। उन लोगों की गैर मौजूदगी में वो हमेशा घर के अंदर ही रहती थी, फिर अपने क्वार्टर में नहीं जाती थी। खास तौर पर शहरीना का ख्याल रखती थी जब तक वो घर में मौजूद रहती थी। वो अम्मा भी के साथ शहरीना के कमरे तक आई थी। शहरीना का कमरा लॉक था। अम्मा भी के इशारे पर उसने नॉक किया। कौन? मैं जुबैदा। अम्मा भी आई हैं आपसे मिलने। कुछ पल के बाद दरवाजा खुल गया था। शहरीना नाइट ड्रेस में मलबूस थी। अम्मा भी की वजह से दुपट्टा एक गिर्द लपेट रखा था। आप इस वक्त? वो अम्मा भी की इस बेवक्त की आमद पर कुछ उकताई थी। तुम जाओ, मैं शहरीना के पास ही अब रुकूंगी। अम्मा भी ने शहरीना को मुस्कुरा कर देखते जुबैदा को चलता किया।
वो खुद ही अंदर जाकर शहरीना के बिस्तर पर बैठ गईं। शहरीना बेजारियत लिए उन्हें देख रही थी। उधर क्यों खड़ी हो, इधर आ जाओ। वो अभी भी दरवाजे के पास ही खड़ी थी। अम्मा भी ने कहा तो उसने नागवारी से उनको देखा। दरवाजा बंद करके इधर आ जाओ। अम्मा भी ने फिर कहा तो वो जोर से दरवाजा बंद करते वापस बिस्तर तक आई। मैं सुबह चली जाऊंगी, फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। पहले तो गांव आती रहती थी, अब 1 साल हो गया है तुमने गांव आना ही छोड़ दिया। अम्मा भी ने कहा तो वो एक गहरा सांस लेती बिस्तर के किनारे पर टिक गई। मुझे नींद आ रही थी। शहरीना ने साफ अल्फाज में जताया था कि उनकी वजह से उसकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। अम्मा भी मुस्कुराई, मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखा। मेरे साथ गांव चलो। उनके अंदाज में बहुत मोहब्बत थी। शहरीना चौंकी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। माँ बाप तो तुम्हारे यहाँ हैं ही नहीं, अकेली कैसे रहोगी? तुम्हारे बाबा साहब की तबीयत खराब ना होती तो मैं कभी ना जाती। अब मैं वहाँ गई भी तो तुम्हारी परेशानी लगी रहेगी, ध्यान हर वक्त तुम्हारी तरफ ही रहेगा। शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। तो ये वजह थी। सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अम्मा भी के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम बुझी थी। लेकिन बेटा, आई एम सॉरी, मैं ऐसे माहौल की आदी हूँ, मैं अकेले रहना जानती हूँ। मैंने एक लंबा अरसा हॉस्टल में गुजारा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अकेली हूँ या मेरे साथ कोई और भी है। मैं तन्हाई की आदी हूँ। सारा दिन घर से बाहर रह लिया, रात को लौटी तो अपने कमरे को लॉक करके सो गई। नो मैटर, वो हंसकर बता रही थी। लेकिन शहरी बेटा, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा। तुम हमारे साथ चलो, जब फायका और उस्मान आ जाएं तो वापस आ जाना। कहा ना सॉरी। मेरे साथ एक ला हासिल बहस मत किया करें। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी गांव, सो मुझे पोस्ट भी मत करें। अब की बात कतई अंदाज था। अम्मा भी का चेहरा मुरझा गया। उनका ख्याल था कि वो प्यार मोहब्बत से शहरीना को कहेंगी तो शहरीना मान जाएगी, लेकिन उसके इनकार ने उनका दिल तोड़ दिया था। वो अफसरदा सी थी। शहरीना को उनकी अफसरदगी पर एक पल को गिल्ट फील हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को कंपोज कर लिया। अम्मा भी ने अफगन के साथ उसका निकाह जबरदस्ती कराया था। उसके माँ बाप ने अम्मा भी के फैसले को बखुशी माना था और उसके इनकार को कतई अहमियत नहीं दी थी। वो ये बात कभी न भूलने वाली थी। उसने सर झटका। अम्मा भी ने बमुश्किल मुस्कुराने की कोशिश की। चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। मैं जुबैदा को अच्छी तरह समझा दूंगी, तुम ध्यान से रहना। उन्होंने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़कर कहा। अब की बात शहरीना झटके से उनकी गिरफ्त से अपना हाथ नहीं खींच सकी थी। अम्मा भी बड़ी नरमी से उसका हाथ सहला रही थी। न जाने क्यों शहरीना को उनके हाथ को सहलाने के इस अमल से जिस्मानी तौर पर कुछ सुकून सा महसूस हो रहा था। तुम लेट जाओ, मैं कुछ देर इधर ही हूँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। उन्होंने कहा तो शहरीना खामोशी से लेट गई। अम्मा भी ने मोहब्बत से उसके ऊपर ब्लैंकेट सीधा किया। उसने संजीदा निगाहों से उनको देखा। वो हूबहू उस्मान फारूक की शबीह लग रही थी, लेकिन वो उस्मान फारूक से कुछ हद तक मुख्तलिफ भी थी। शायद उनके चेहरे पर हर वक्त रहने वाली नरमी थी जो उनको उस्मान से मुख्तलिफ बना देती थी। वो उनको देख रही थी। जब अम्मा भी मुस्कुराई और उसके करीब लेट गईं, मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि आज तुम्हारे साथ सोऊं। उनके अल्फाज सरगोशी नुमा थे। शहरीना ने ठिठक कर उनको देखा। उनका चेहरा बेरिया था और आंखों में ठाठे मारता वालिहाना मोहब्बत का एक दरिया रवा दवा था। उन्होंने उसके करीब लेटकर नरमी से उसके सर को सहलाना शुरू कर दिया था। वो उनको ये सब करने से रोकना चाहती थी, उनको गुस्से और तलखी से अपने कमरे से निकल जाने का कहना चाहती थी, लेकिन वो कुछ भी न कर सकी। वो बस खामोशी से उनके सभी और मलीन चेहरे को देख रही थी। कुछ पल बाद उसकी आंखें नींद से खुद ब खुद बोझल होना शुरू हो गई थीं। उसने पलकें झपक झपक कर खुद को सोने से बाज रखना चाहा, लेकिन कुछ पल बाद उसे पता ही नहीं चला था कि कब वो गहरी नींद की वादी में उतरती चली गई थी। उसे कुछ इल्म ही नहीं हो सका था। वो गहरी नींद में थी जब अम्मा भी ने अजहद मोहब्बत से उसकी पेशानी चूमी थी, फिर खुद भी आंखें मूंद ली थी। अफगन जल्दी उठ गया था। वो अम्मा भी के कमरे में आया तो वो खाली था। उसने बाहर आकर जुबैदा से पूछा तो हैरान हो गया। अम्मा भी रात शहरीना के कमरे में चली गई थी, यानी अम्मा भी रात भर शहरीना के कमरे में रही थी। वो ये जानकर अजहद हैरान हुआ था। वो जुबैदा को छोड़कर शहरीना के कमरे की तरफ आया था। उसने दरवाजे पर हाथ रखा तो वो खुलता चला गया। अम्मा भी अंदर दाखिल होने के बजाय उसने अम्मा भी को आवाज दी, आ जाओ अफगन।
अम्मा भी अभी फजर की नमाज से फारिग हुई थी, अस्कार कर रही थी, जबकि शहरीना अभी भी सो रही थी। अफकन अंदर दाखिल हुआ तो अम्मा भी ने मुस्कुरा कर उसे देखा। वो अभी भी जाए नमाज पर बैठी हुई थी। बहुत जल्दी उठ गए तुम? शहरीना की नींद खराब ना हो इसलिए वो बहुत आहिस्ता बोली। जी, आपको इल्म है मैं सुबह जल्द उठ जाता हूँ। अम्मा भी ने सर हिलाया। आप रात इधर थी? उसने आहिस्तगी से पूछा। उसने बेड की तरफ देखा। शहरीना सो रही थी, ब्लैंकेट उसके ऊपर था। वो आबीदा चेहरा बड़ा मासूम सा लग रहा था। हाँ, मैं रात को इधर आ गई थी। अफकन ने सर हिलाया। अम्मा भी ने जानमाज तय करके एक तरफ रखी। साइड टेबल से अपनी ऐनक उठाकर वो शहरीना के करीब बिस्तर के पास जाकर झुकी। उन्होंने शहरीना पर कुछ फूंका और फिर अफकन को इशारा करते कमरे से निकल आई। वापसी का क्या प्रोग्राम है? कब निकलना है? जरा सूरज निकलने दो। शहरीना उठती है, नाश्ता करते हैं तो फिर निकलते हैं। ओके, मैंने रात शहरी से बात की थी कि हमारे साथ चले। अफकन चौंका। तो फिर? मना कर दिया उसने। अम्मा का लहजा एकदम फिर अफसरदा हो गया था। वो कहती है वो अकेले रहने की आदी है, वो रह लेगी। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि वो नहीं मानेगी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अब हर वक्त धड़कता ही रहता है। मैं चाहती थी वो हमारे साथ चले, लेकिन जबरदस्ती भी नहीं कर सकती। अफकन खामोश रहा। वो इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना चाहता था। वो शहरीना के मुखालिफ नहीं था, लेकिन शहरीना की हठधर्मी उसे बाज़ औक़ात बहुत इरिटेट करती थी। अम्मा भी कुछ और भी कह रही थी। वो हूँ हाँ करता रहा। अम्मा भी अपनी पैकिंग कल ही कर चुकी थी। अफकन ने कुछ देर लॉन में वॉक की। सुबैदा नाश्ता बना रही थी। वॉक से फारिग होकर अफकन अपने कमरे में तैयार होने चला आया था। सूरज निकल चुका था। नाश्ता लगा तो अम्मा भी ने अफकन को बुला भेजा। नाश्ता करो। अफकन ने देखा नाश्ते की टेबल पर वो सिर्फ दोनों ही थे। शहरीना नाश्ता नहीं कर रही। जुबैदा गई है उसके कमरे में, वो अभी तक सो रही है। आज कॉलेज नहीं जाएगी वो? पता नहीं। दोनों नाश्ता कर रहे थे। अम्मा भी संजीदा थी। कुछ तवक्कुफ के बाद अम्मा भी नाश्ता मुकम्मल करके अपने कमरे में चली गईं। अफकन ने उनकी अफसरदगी खास तौर पर नोट की थी। सुबैदा चाय ले आई थी। वो चाय का खाली मग टेबल पर रखकर शहरीना के कमरे की तरफ आया। उसने दरवाजा नॉक किया। वो उसके कमरे में बहुत कम आया था। शायद चंद एक बार ही आने का इत्तेफाक हुआ था। उसका कमरा बहुत खूबसूरत अंदाज में डेकोरेटेड था। कम इन। शहरीना की आवाज गूंजी तो वो अंदर दाखिल हुआ। शहरीना उठ चुकी थी। मुंह हाथ धोकर ड्रेसिंग के सामने खड़ी थी। अफकन को देखकर चौंकी। उसका ख्याल था कि जुबैदा होगी। वो अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी। सिल्की लॉन्ग कोट बेशक पूरे जिस्म को कवर किए हुए था, लेकिन अफकन को देखकर उसे अपने इस लिबास पर अजीब सी हिचकिचाहट महसूस हुई। उसने तेजी से बिस्तर पर पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने इर्द गिर्द लपेटा था। चेहरे पर अजीब सी नागवारी थी। किसी के भी कमरे में आने से पहले कुछ एटिकेट्स होते हैं। वो बहुत नागवारी से अफकन को देखकर बोली। अफकन ने एक गहरा सांस लिया। मुझे याद है, मैंने नॉक किया था और कमिन की आवाज सुनकर ही कमरे में दाखिल हुआ था। उसने उसे बगौर देखा। सर से पांव तक शहरीना कलसी थी। ऊपर से अल्फाज ऐसे थे कि शहरीना अंदर ही अंदर तिलमिलाई थी। उसकी आंखों में इस पल बहुत अजीब सा सर्द सा अंदाज था। शहरीना के अंदर गम और गुस्से के भांभर से जलने लगे थे। तुम्हारी जात से मुताल्लिक अब सारे अख्तियार मेरे पास हैं। तुम हमारे साथ चलती तो ज्यादा बेहतर था। जब तक तुम शहरीना उस्मान थी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि तुम क्या करती फिरती हो, लेकिन अब तुम शहरीना शेर अफगन हो, शेर अफगन के नाम से मंसूब हो, और मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। रिश्ते दिल के मानने से बनते हैं और जोर जबरदस्ती से बनाए जाने वाले रिश्तों को आप कुछ भी समझें, मैं परवाह नहीं करती। परवाह तो तुम्हें शहरीना शेर अफगन अब करना ही पड़ेगी। ये रिश्ता अब मेरी इज्जत है, मेरी जिद और मेरी अना है, जिसे तुम कभी चैलेंज मत करना। और एक बात अच्छी तरह सहन नशीन कर लो कि जब तक मैं चाहूँ तब तक ही तुम ये आजाद जिंदगी गुजार सकती हो। और जिस दिन मैंने अम्मा भी और चाचा जान से बात की, उसी दिन तुम्हारी इस नाम नेहाद आजादी के पर काट दिए जाएंगे। वो तंजिया कहकर पलटा था। शहरीना तो अंदर तक जल भुन गई थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि शेर अफगन का मुंह नोच ले। मैं लानत भेजती हूँ आप पर, आपसे मुंसलिक हर रिश्ते पर। अगर अब की बार किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी शहरत काट लूंगी। वो अफगन के पीछे चीखी। अफगन ने एक पल को पलट कर देखा। उसका चेहरा एकदम निहायत करख्त हुआ था। उसे ऐसी लड़कियां असहद नापसंद थी। उसके अंदर से शदीद तरीन नफरत का एहसास पैदा हुआ था।
वो सिर्फ और सिर्फ अम्मा भी की वजह से ये रिश्ता बरकरार रखने पर आमादा हुआ था। वो वापस शहरीना के पास आया। अफगन ने बहुत तल्खी से उसका बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अंदाज में बहुत जारहानापन था। अपनी जबान पर कंट्रोल रखो तो ये हम दोनों के लिए ज्यादा बेहतर होगा। शहरीना के बाजू पर धरा उसका लिबास कालीन पर जा गिरा था। लानत भेजने की बात मत करो। बात लानत की आई तो बहुत पछताओगी सारी जिंदगी कि तुमने किस इंसान को छेड़ा था। ये रिश्ता अब मेरी जिद है। अब देखता हूँ तुम कहाँ इनकार करती हो। चाचा जान आ जाए, पहली फुर्सत में अब रुखसती की बात होगी। तुम जैसी औरतों को कैसे हैंडल करना है, शेर अफगन के लिए इस मसले को हल करना बहुत आसान है। उसे गम और गुस्से से अलमारी की तरफ धक्का देकर वो तेजी से कमरे से चला गया था और शहरीना वो अपना कंधा पकड़कर कालीन पर बैठ गई थी। अफगन तो जा चुका था, लेकिन शहरीना के अंदर शदीद तूफान का मुंह खोल गया था। वो शिद्दत से रो पड़ी थी। अफगन से रिश्ता जोड़ने से उसकी जिंदगी अजाब बनकर रह गई थी। अगर बात जिद की थी तो उसने भी सोच लिया था कि वो अब अफगन की जिद में आखिरी हद तक जाएगी। अफगन गाड़ी निकालकर मुंतजिर था। अम्मा भी शहरीना से मिलने गई थी, लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला। वो कितनी देर तक आवाजें देती रही थी और फिर मायूस होकर गाड़ी में आ बैठी थी। चेहरा उतरा हुआ था। अफगन ने उनको बगौर देखा था। क्या हुआ? शहरीना ने दरवाजा ही नहीं खोला। वो मुझसे मिली ही नहीं। जवाब अफगन की तवक्का के मुताबिक था। छोड़ें उसको। उसने गाड़ी गेट से निकाली। मुझे शहरीना की फिक्र रहेगी जब तक उस्मान और फायका वापस नहीं आ जाते। अफगन अब की बार भी खामोश कुछ सोच रहा था। जिद्दी और खुदसर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है, वो मजीद कह रही थी। अफगन ने उनको देखा। चाचा जान वापस आ जाते हैं तो आप उनसे रुखसती की बात करें, उसने बिल्कुल अचानक कहा। अम्मा भी ने हैरान होकर देखा। रुखसती? उन्होंने अफगन को देखा। वो बहुत संजीदा था। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? उस्मान तो नहीं मानेगा। उसने निकाह के वक्त साफ कह दिया था कि शहरीना की तालीम मुकम्मल होने पर ही रुखसती होगी। ये शर्तें आपने कायम की थी। मैंने आपकी ख्वाहिश के एहतराम में निकाह किया था और अब मैं रुखसती चाहता हूँ और बस। कतई अंदाज था। लेकिन क्यों? ये अचानक क्या हुआ? अचानक कुछ नहीं हुआ। शहरीना जिद पर उतरी हुई है और मैं नहीं चाहता कि मैं उसे बहुत ज्यादा ढील दूं। रुखसती लाजमी है। आप 1-2 दिन में फोन पर चाचा से बात कर लें। वो वापस आ जाते हैं तो फाइनल कर लें। मैं रुखसती के मुताल्लिक बहुत संजीदा हूँ, उसने सब वाज़ेह तौर पर कहा था। अम्मा भी परेशान सी हो गई थी। शहरीना नहीं मानेगी। उसकी मुझे परवाह नहीं। वो गाड़ी चला रहा था। अब सारी तवज्जो गाड़ी की तरफ थी। उसकी तालीम मुकम्मल हो जाती तो फिर रुखसती भी हो जाती। तब तक वो भी इस रिश्ते को कबूल कर लेती। उन्होंने कहा तो अफगन ने संजीदगी से उन्हें देखा। अम्मा भी अगर रुखसती नहीं होगी तो फिर ये रिश्ता खत्म समझें। अफगन? अम्मा भी तो हैरत और सदमे से गंग रह गईं। अम्मा भी शहरीना की नफरत मुझसे और इस रिश्ते से बहुत गहरी है और मैं समझता हूँ कि इस रिश्ते को कायम रखने के लिए रुखसती हो जाए और यही मेरा आखिरी और हतमी फैसला है। एक ख्वाहिश मैं आपकी मान रहा हूँ और एक ख्वाहिश आपको मेरी मानना होगी। वो अपना फैसला सुना चुका था। आखिरी और हतमी फैसला। अम्मा भी ने असहद बेचारगी से उसे देखा। वो अच्छी तरह जानती थी कि अफगन अपने फैसलों और मामलात में हमेशा दो टोक रहा है। अगर उसने शहरीना के मामले में कुछ लचक दिखाई थी तो सिर्फ और सिर्फ उनके ख्वाहिश के एहतराम में, वरना शहरीना जैसी लड़की की शहजोरी को बर्दाश्त करना उसके मिजाज का खासा न था। शहरीना कॉलेज गई थी। अजीब मुस्महिल सी थी, लेकिन मिजाज बरहम था और ये फरीहा की बदकिस्मती थी या फिर उसकी अपनी कि 2-3 क्लासेस के बाद उसका फरीहा से सामना हो गया था। वो अकेली न थी, उसकी दोस्त उसके साथ थी। फरीहा साबका रवैयों का मुजाहरा करने लगी थी। वो पहले ही खौल रही थी। फरीहा ने जैसे ही शेर अफगन का जिक्र किया तो उस पर उल्टा गर्म हो गई। तुम्हें मसला क्या है? शेर अफगन का जिक्र लेकर बैठ जाती हो। क्या चाहती हो तुम मुझसे? फरीहा तो बौखला गई। मैं तो वैसे ही हालचाल पूछ रही थी। पता चला था वो कल से तुम्हारी तरफ आया हुआ है, तो इसलिए। जब तुम्हें इतना इल्म है कि वो कल से किधर है तो उसके हालचाल का भी इल्म होगा। मुझसे ज्यादा तुम बाखबर हो, फिर मुझसे सवाल करने का फायदा? तुम खामखा नाराज हो रही हो। रिश्तेदारी है हमसे, इधर उधर की खबरें तो मिलती रहती है ना। अगर पूछ ही लिया तो क्या बुरा किया मैंने?
बुरा है या अच्छा? अगर आइंदा मुझसे ऐसे उल्टी सीधी बात की तो बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी, वो तलखी से कहकर आगे बढ़ गई। पूरिया और सबा दोनों ने नासमझी में एक दूसरे को देखा था। फरीहा चेहरे पर गुस्से की कैफियत लिए उसे जाते देखती रही। शहरीना लॉन के निस्बतन एक तन्हा गोशे में जा बैठी थी। पूरिया और सबा भी उधर आ गई थी। क्या मसला है? सुबह से हर एक को काट खाने को दौड़ रही हो, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? पूरिया ने पास बैठते ही कहा। उसने गुस्से से उसे भी देखा। ये नजरों की तीर, ये लहजे के घाव, बात तो कुछ है जो बहुत ही खास है। वो गुनगुनाई थी। सबा मुस्कुराई तो शहरीना ने गुस्से से उसे देखा। बकवास मत करो, सीरियसली बताओ क्या बात है? सुबह से मूड क्यों खराब है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ मुझे, उसने खुद को नॉर्मल करना चाहा। ये शेर अफगन साहब वाला क्या किस्सा है? पूरिया ने मजीद पूछा। बकवास करती है ये फरीहा भी, उसने सर झटका। शेर अफगन साहब कब आए थे? उसने मजीद कहा। अब तुम फरीहा की तरह शुरू हो जाओ, नंबर दे देती हूँ अफगन साहब का, खुद ही पूछ लो। वो फिर गुस्से से बोली और साहब को खींच कर कहने पर सबा हंसने लगी। तुम्हारे गुस्से से तो ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी बात हुई है। पूरिया ने पसपाई अख्तियार न की थी तो शहरीना ने सर थाम लिया। अब अगर तुमने कोई और सवाल किया तो मैं उठकर चली जाऊंगी। पूरिया ने सबा को देखा, उसने कंधे उचका दिए थे। पूरिया ने एक गहरा सांस लिया, यानी वो कुछ भी बताने वाली न थी। फाका ने वहां पहुंचने के बाद कॉल की थी, लेकिन शहरीना ने कॉल पिक न की। उसके बाद भी वो गाहे बगाहे कॉल कर रही थी, लेकिन हर बार की तरह शहरीना ने कॉल पिक न की थी। उसने नंबर बंद कर दिया था। फाका अफसरदा हो गई थी। उनके 2 दिन बड़े मसरूफ गुजरे थे। उस्मान के साथ हर जगह साथ जाना, उम्दा लिबास, कीमती और नफीस ज्वेलरी और पुरवकार सा सिंगार हर कोई सराहता। और फिर जिन नजरों की वो मुंतजर रहती थी तो जैसे देखना भूल गया था। वो चंद दिन में ही उकता गई थी इस शो ऑफ फॉर्मल मसनूई जिंदगी से। फाका को अब लगने लगा था कि वो अब थकने लगी हैं। उनका अपना दीवानापन अब उनके लिए निहायत तकलीफ दे बनता जा रहा था। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी एक उम्मीद और आस पर गुजारी थी, लेकिन जिंदगी के इस मुकाम पर आकर वो बिल्कुल ही हौसला हार चुकी थी। फाका आज कहीं भी नहीं गई थी। जिस होटल में उनका कयाम था, उसी होटल के रिजर्व कमरे में वो सारा वक्त गुमसुम अंदाज में बैठी रही थी। उन्होंने कई बार घर कॉल की थी। सुबैदा से बात हुई थी। सुबैदा ने बताया था शहरीना रोजाना स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जा रही हैं। वो लेट नाइट आती थी। इस बात ने उन्हें तशवीश में मुब्तला कर दिया था। उन्हें लग रहा था कि शेर अफगन से शहरीना के निकाह का फैसला उस्मान का एक गलत तरीन फैसला था। इस फैसले ने शहरीना को उन सबसे बहुत दूर कर दिया था। शहरीना सुबह घर से निकलती और रात 11-12 बजे लौटती थी। कॉल सुनने के बाद वो बहुत देर तक खामोश रही थी। वो कुछ सोचती रही थी। उन्होंने अफगन का नंबर मिलाया। कॉल जा रही थी और कॉल रिसीव कर ली गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अफगन? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हारे चचा भी ठीक हैं? हाँ, टीपू और आफाक से फोन पर राब्ता है मेरा, सब ठीक हैं। बाबा साहब आप कैसे हैं? नहीं। अच्छा, मैं शहरीना की वजह से बहुत परेशान हूँ। ऐसा मत कहो बेटा, तुम जानते हो वो बस गुस्से में ये सब कर रही है। दिल की बहुत अच्छी है। क्या? नहीं, उस्मान कभी नहीं मानेंगे। ये बात तो निकाह के वक्त उन्होंने अम्मा भी से कह दी थी कि शहरीना की जब तक तालीम मुकम्मल नहीं होगी उसकी रुखसती नहीं होगी। अच्छा, वो जज्बाती है तो तुम जज्बाती बातें मत करो बेटा, वो ठीक हो जाएगी। तुम प्यार से हैंडल तो करो। ओके, हम कुछ दिनों में लौटते हैं, इस टॉपिक पर बात करेंगे। अभी आप उस्मान से कुछ नहीं कहोगे, मैं खुद शहरी से बात करूंगी, ठीक है? ओके, अपना ख्याल रखना, मैं फिर कॉल करूंगी। अम्मा भी को सलाम कहना। उन्होंने चंद इख्तितामी जुमलों के बाद कॉल बंद कर दी थी। अफगन से बात करने के बाद बजाय वो रिलैक्स होती, मजीद डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। अफगन शहरीना की रुखसती की बात कर रहा था, लेकिन वो जानती थी कि शहरीना कभी नहीं मानने वाली। सोच सोच कर उनका दिमाग फटने लगा तो उन्होंने अपने बैग से एंटी डिप्रेशन की टैबलेट्स निकाली थी। 2 गोलियां पानी के साथ निगलकर वो बिस्तर पर लेट गई थी। उन्होंने एक बार फिर शहरीना का नंबर मिलाया था, लेकिन शहरीना कॉल रिसीव नहीं कर रही थी।
उन्होंने अफसुर्दगी से कॉल बंद करके मोबाइल सिरहाने रख कर आंखें बंद की तो पानी के चंद कतरे उनकी आंखों से निकलकर कनपटियों से होते हुए बालों में जज्ब हो गए थे। शहरीना की अजीब सी रूटीन थी। वो सुबह कॉलेज के लिए निकलती तो वापसी पर रोज दारुल अतफाल चली जाती और वहां से असर के बाद निकलती तो घर जाने के बजाय स्विमिंग प्रैक्टिस क्लब चली जाती थी। वो आजकल प्रैक्टिस से ज्यादा ग्रुप मेंबर्स के साथ बैठी मुख्तलिफ सोचों में उलझी रहती थी। प्रैक्टिस में उसकी तवज्जो भी ना होने के बराबर थी। इंस्ट्रक्टर कई बार उसकी पुअर परफॉर्मेंस के सबब उसे हिदायत दे चुका था। इस वक्त भी उसका अपने ही ग्रुप की लड़कियों के साथ मुकाबला चल रहा था, लेकिन प्रैक्टिस के एंड में वो हमेशा पहले और दूसरे नंबर पर रहा करती थी। इस बार लास्ट नंबर पर थी। इंस्ट्रक्टर को उससे इस कदर पुअर परफॉर्मेंस की तवक्को न थी। उसने उसे बुला लिया था। मैं इस दफा स्विमिंग में हिस्सा नहीं ले सकती सर। इंस्ट्रक्टर ने बुरी परफॉर्मेंस की वजह पूछी तो उसने जवाबन कहा था। इंस्ट्रक्टर हैरान हुआ था। बट वाई? मेरा दिल नहीं लग रहा इस दफा इस गेम में। उसके अंदाज में बेचारगी सी थी। इंस्ट्रक्टर परेशान हुआ। आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं शहरीना। आप जानती हैं उन गेम्स में जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे उनको नेशनल लेवल पर जाने का मौका मिलेगा और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर। आई नो सर, बट मेरा इंटरेस्ट इस गेम में रोज बरोज खत्म हो रहा है। मैं पहले दिल की खुशी से पार्टिसिपेट करती थी और जीतती भी थी, लेकिन इस बार मैं रोज खुद को राजी करती हूँ। यहाँ आ तो जाती हूँ, लेकिन स्विमिंग पॉइंट की तरफ जाते जाते मेरा दिल उचाट हो जाता है। मेरा दिल करता है कि हर चीज को छोड़कर भाग जाऊं। मैं मजीद नहीं खेल सकती सर। इंस्ट्रक्टर ने उसे बड़ी तरह आमेज निगाहों से देखा। देख लें, आपके कॉलेज की पोजीशन बहुत लो हो सकती है। वो इतने बड़े सियासतदान की बेटी थी पर उसे फोर्स भी नहीं कर सकते थे। उसने कायल करना चाहा। मैं चेयरमैन से बात कर लूंगी। वैसे भी हमारे कॉलेज की और लड़कियां भी मौजूद हैं, उन्हें कोई खास एतराज नहीं होगा। मैं नहीं तो वो जीत जाएंगी। सभी कॉम्पिटेंट हैं। इंस्ट्रक्टर ने एक गहरा सांस लिया। कोई जाती वजह? सॉरी, मैं इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती। उसका अंदाज कतई और संजीदा था। इंस्ट्रक्टर ने सर हिला दिया था। बहरहाल उसे तजस्सुस जरूर था, लेकिन शहरीना जैसी लड़की से वो इनकार की वजह जान नहीं सकता था। शहरीना चली गई थी। वो उसे बगौर जाते देखता रहा था। शहरीना घर आई तो जुबैदा हैरान हुई। आज वो खिलाफे मामूल जल्द आ गई थी। वो फोन पर किसी से बात कर रही थी। फौरन कॉल बंद करके शहरीना की तरफ आई। शहरीना अपने कमरे में जाने के बजाय लाउंज के सोफे पर बैठ गई। उसने बैक साइड पर फेंक दिया था। वो टांगे सामने टेबल पर रखकर अपना सर सोफे की पुश्त से टिकाकर आंखें बंद करके बैठी थी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जुबैदा ने पूछा तो उसने आंखें खोलकर उसे देखा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। क्या कहा? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, सर दर्द हो रहा है। एक कप स्ट्रॉन्ग सी चाय पिलाओ। जी, अभी लाई। वो फौरन किचन की तरफ चली आई। शहरीना ने रिमोट उठाकर एलसीडी ऑन कर ली थी। लाउंज में आवाज गूंजी तो उसने वॉल्यूम बढ़ा दिया। उसकी उंगलियां तेजी से चैनल्स बदल रही थी। उसके चेहरे पर बला की उकताहट थी। वो अपनी ही सोचों में मस्त अजीब सी कैफियत में थी। उसके बैग में मौजूद उसका मोबाइल बार बार बज रहा था, लेकिन उसने बैग खोलकर मोबाइल निकालने की जहमत न की थी। कुछ देर बाद जुबैदा चाय लाई तो वो इसी तरह थी। उसने चाय का मग उसके सामने रखा तो शहरीना ने खामोशी से टेबल पर से मग उठाकर आहिस्तगी से सिप लेने लगी थी। जुबैदा एक तरफ खामोशी से खड़ी थी। क्या बात है? उसने उसे देखकर पूछा। खाना खाएंगी? क्या पकाया है? इतने दिनों से आप रात को घर से कुछ खाती ही नहीं थी, तो मैं कुछ पकाती ही नहीं। आपने जो खाना है बता दें, मैं पका दूंगी। शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। चाइनीज, उसने कहा तो वो सर हिलाकर जाने लगी। शहरीना का मोबाइल बजने लगा तो जुबैदा रुक गई थी। शहरीना ने पर्स उठाकर अपना मोबाइल निकाला था। अजनबी नंबर था। हेलो, उसने कहा तो जुबैदा ने पूरे ध्यान से उसकी तरफ देखा। कैसी हैं शहरीना साहिबा? दूसरी तरफ से अजनबी आवाज थी। शहरीना चौंकी। कौन? ये छोड़ें, हम कौन हैं? आप बताएं, आप कैसी हैं? दूसरी तरफ अंदाज बहुत अजीब सा था। वो शशपंज में पड़ गई। न जाने कौन था। कहीं अफगन तो नहीं? उसके जहन ने कहा तो उसने होंठ खींचे। अफगन से मोबाइल पर बहुत कम बात करने का इत्तेफाक हुआ था, इसलिए वो उसकी आवाज नहीं पहचानती थी। तुम जो कोई भी हो, पहले अपना तारुफ करवाओ, फिर मेरा हाल दरियाफ्त करना।
वो इस बार काफी गुस्से से बोली थी। सुबैदा के कान खड़े हो चुके थे। हमारे तारुफ से आपको क्या लेना देना मैम, किसी जानने वाले से आपका नंबर हासिल किया है। रह गई तारुफ की बात तो कुछ दिन बात कर लेते हैं, फिर नाम भी बता दूंगा। शट अप। इंतहाई कमीना इंसान निहायत आवारगी से मुखातिब था। उसने कॉल बंद कर दी थी। सुबैदा अभी भी उधर ही खड़ी थी। क्या हुआ बीबी जी, कौन था? शहरीना ने उसे भिन्ना कर देखा। क्यों, तुमने उससे तेल खरीदना है क्या? मैं? वो बीबी जी नहीं, ऐसे ही। वो घबरा गई थी। जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, अपना काम करो। उसने कॉल वाले का सारा गुस्सा उस पर उड़ेल दिया था। सुबैदा फौरन भाग गई थी। शहरीना ने निहायत बरहमी से अपना मोबाइल देखा। अब वो ज्यादातर इसको बंद ही रखती थी। कुछ देर पहले फायका की कई कॉल्स आई थी जो उसने रिसीव नहीं की थी। उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और एलसीडी ऑफ करते वो खड़ी हो गई थी। वो किचन की तरफ आई। मैं सोने जा रही हूँ, किसी की भी कॉल हो, कोई भी आए जाए, मुझे उठाना नहीं, मैं अब सुबह ही उठूंगी। लेकिन बीबी जी खाना? उसने हाथ में छुरी पकड़ी हुई थी। वो शायद खाने का ही इंतजाम कर रही थी। तुम अपने लिए तैयार कर लो, वो कहकर अपने कमरे की तरफ चल दी। सुबैदा एक गहरा सांस लेते छुरी वापस काउंटर पर रखकर किचन से निकलकर लाउंज में आ गई थी। उसने टेलीफोन के करीब आकर रिसीवर थामा था। अगले दिन वो अभी सो ही रही थी जब सैन की कॉल आ गई थी। रात के किसी पहर उसने मोबाइल ऑन किया था और फिर सो गई थी। कहाँ हो? कॉल रिसीव होते ही उसने पूछा। क्यों, कहाँ हो ये बताओ। घर हूँ, अभी सोकर उठी हूँ। माय गॉड, दिन के 10 बज रहे हैं और तुम अभी तक सो रही हो। दूसरी तरफ उसने हैरत से कहा तो वो चौंकी। उसने जल्दी से वॉल क्लॉक पर नजर डाली। वाकई 10 बज रहे थे। तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज में हूँ। मैं कुछ देर में कॉलेज पहुँचती हूँ, जल्दी आना, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। उसने कहा। ओके, लेकिन क्या बात करनी है? तुम सामने आओगी तो बताऊंगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना। ओके। उसने कॉल बंद कर दी थी। वो कुछ देर यही बिस्तर पर बैठी रही थी, फिर सर झटक कर अलमारी से अपना लिबास निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। वो तैयार होकर कमरे से निकली तो जुबैदा कॉरिडोर में ही टहल रही थी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। नाश्ता? मूड नहीं। आपने रात डिनर भी नहीं किया था, मैं बाहर से कुछ न कुछ खा लूंगी, वो कहकर बाहर निकल गई थी। सुबैदा ने संजीदगी से उसे जाते देखा था। शहरीना कॉलेज पहुंची तो जैन पार्किंग के इर्द गिर्द ही उसका इंतजार कर रहा था। वो जैसे ही गाड़ी से निकली वो फौरन करीब आया। बड़ी देर लगा दी तुमने? वो हैरान हुई। जैन ने कभी भी उसके लिए इस तरह बेकरारी नहीं दिखाई थी। मुझे रात नींद नहीं आ रही थी तो मैं स्लीपिंग पिल्स खाकर सो गई थी, सो वक्त पर आंख ही नहीं खुल सकी। 2 क्लासेस हो चुकी हैं। चलो कोई बात नहीं। उसने वक्त देखा। मेरे साथ इस तरफ आओ, तुमसे कुछ कहना है। शहनशाह संजीदा था। उसने बगौर देखा लेकिन पूछा कुछ भी नहीं। वो उसके साथ खामोशी से लॉन के एक तन्हा गोशे की तरफ आ गई। बाकी लोग किधर हैं? उसने बैठते हुए पूछा। ये उनकी मखसूस जगह थी। वो सब अक्सर बाकी लड़कों से हटकर इस जगह फारिग वक्त में बैठा करते थे। कैंटीन की तरफ गए हैं। सैन भी उसके सामने कदरे फासले पर बैठ गया। क्या बात करनी है तुमने? शहनशाह के संजीदा अंदाज पर वो पहले ही ठिठक चुकी थी, सो बिला तवक्कुफ पूछा। मुझे इल्म हुआ है कि तुम्हारा निकाह हो चुका है। कुछ पल खामोशी के बाद उसने कहा तो शहरीना कई पल कुछ न बोल सकी थी। तुम्हें किसने कहा? उसने संजीदा होकर शहनशाह को देखा। जिसने भी कहा हो, लेकिन तुम बताओ इस खबर में किस कदर सच्चाई है? जिसने भी बताया है बिल्कुल सच बताया है। उसने संजीदगी से कहा तो कई पल तक जैन साकित रह गया था। तुम अपना सोर्स ऑफ इन्फो बताओ तो बेहतर होगा। उसका ख्याल था कि सबा या हुरिया में से किसी ने जिक्र किया होगा। उसने उनको सख्ती से मना भी किया था। मुझे सारिया ने बताया है। वो हैरान हुई। सारिया तो तुम्हारी कजिन फरीहा ने बताया था, लेकिन मैं यकीन करने पर तैयार नहीं था। तुम जिस तरह फरीहा से दूर दूर रहती हो, मैं समझा उसने शायद खुद से ही अफवाह फैला दी हो। नहीं, ये सच है। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसके लहजे में नाराजगी और खफगी थी। मैंने तुम्हें ही नहीं, जवाब को भी नहीं बताया। ये मेरी जिंदगी का बिल्कुल जाती वाकया था। मेरा दिल नहीं किया कि हर किसी को बताती फिरती। उसके अल्फाज ऐसे थे कि शहनशाह ने ऐसा दुख से उसे देखा। मैं हर किसी में शामिल नहीं था। उसके लहजे में शदीद एहतजाज था। बिल्कुल, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। उसने भी फौरन माना। सिर्फ दोस्त? वो बेयकीन सा हुआ। तो तुम क्या समझे थे?
वो उल्टा उसी से सवाल कर रही थी। जैन शाह ने बहुत हैरानी से उसे देखा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हें लाइक करता था, वो बहुत गुस्से से बोला था। शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। उसके दिल में एक पल को सन्नाटा हुआ था और दूसरे पल वो मुस्कुरा दी। लेकिन तुमने कभी इजहार नहीं किया, उसने मुस्कुरा कर कहा। क्या फर्क पड़ता है, मैं अपनी और तुम्हारी तालीम मुकम्मल होने पर और फिर सेटल होने तक खामोश रहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा वाकया हो गया और तुमने बताया तक नहीं। तुमने भी तो कभी अपनी मंगनी का जिक्र नहीं किया जो सारिया से हो चुकी थी। अब की बार जैन साकित हुआ। मेरी सारिया से बाकायदा कोई एंगेजमेंट नहीं हुई। चलो बचपन से बात तो तय है ना, और वो तुमसे मोहब्बत भी करती है और तुम्हारी फैमिली उसे तुम्हारे मुस्तकबिल की वाइफ के तौर पर कबूल भी कर चुकी है, तो फिर तुम किस बात से इनकार करते हो? वो पुरसुकून अंदाज में कह रही थी। जैन शाह ने एक गहरा सांस लिया। बात मेरी पसंद नापसंद की है, मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। एक मिनट, वो इस कदर यकीन से कह रहा था कि शहरीना ने फौरन उसकी बात काटी। तुम्हारे दिल की क्या कैफियत है वो तुम पूरे यकीन से कह सकते हो, लेकिन मेरी जात से मुताल्लिक ये बात इस कदर यकीन से मत कहो। तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? वो उसकी आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। वो मुस्कुराई। जिस रेफरेंस से तुम कह रहे हो उस लिहाज से तो कतई नहीं करती मैं, बस तुम्हें एज ए फ्रेंड लाइक करती हूँ। इस बात पर मैं आज भी कायम हूँ। तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो और इससे भी अच्छे दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसने बहुत वाज़ेह अल्फाज में उसे क्लियर कर दिया था। तो फिर तुमने हमेशा मुझे इस गलतफहमी में क्यों रखा, इस कदर अहमियत देती रही हो? वो कुछ बरहमी से पूछ रहा था। वो मुस्कुराई। ये तुम्हारी बिल्कुल जाती नौयत की गलतफहमी है कि तुम ऐसा सोच रहे हो। मैंने कभी तुम्हें जवाद, हुरिया या सबा से ज्यादा अहमियत नहीं दी। वो बोली और जैन शाह ने मुंह दांत तले दबा लिए थे। क्या मैंने कभी तुमसे लेट नाइट लंबी लंबी कॉल्स की है? दोस्तों से छुपकर तुम्हें कभी गिफ्ट दिए हों, उनकी गैर मौजूदगी में तुम्हें अहमियत दी हो? मैंने हमेशा सबके सामने सबके साथ इक्वली बिहेव किया है। मुझे नहीं पता कि तुम इस गलतफहमी का शिकार क्यों हो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वो अब भी खामोश था। मैं तुम्हें एज ए फ्रेंड बहुत लाइक करती हूँ, बहैसियत इंसान इम्पोर्टेंस देती हूँ, अब भी देती हूँ और हमेशा दूंगी। वो मुतमईन अंदाज में कह रही थी। जैन शाह के दिल के अंदर बहुत शिद्दत से कुछ टूटा था। वो लब भींच गया था। वो एक अरसे तक एक इल्यूजन का शिकार रहा था। शहरीना की पसंदीदगी का उसे मुकम्मल यकीन था, लेकिन वो अब इनकार कर रही थी। वो खुद ही बेयकीन हो गया था। सारिया एक बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें लाइक भी करती है और खुशकिस्मती से तुम्हारी फैमिली वाले भी उसे तुम्हारे लिए पसंद कर चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उसे रिजेक्ट करने की कोई रीजन बनती है। आगे तुम्हारी मर्जी। जैन शाह बहुत संजीदा था। शहरीना को उसकी संजीदगी तकलीफ देने लगी तो वो अपना बैग पकड़कर खड़ी हो गई। आई एम सॉरी, मेरी वजह से अगर तुम्हारी दिल आजारी हुई हो तो। मैं हुरिया और सबा से मिल लूं? चलोगी मेरे साथ? नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ देर यहीं बैठूंगा, उसने कहा तो उसने उस बात में सर हिलाकर उसे बगौर देखा और फिर वहां से चल दी। जैन शाह की निगाहों ने दूर तक उसके हर उठते कदम का पीछा किया था। मैं हुरिया और सबा को ढूंढने के बजाय वापस पार्किंग की तरफ आ गई थी। अभी उसका किसी से भी मिलने को जी नहीं चाह रहा था। पार्किंग से गाड़ी निकालकर वो कॉलेज से निकल आई थी। वो जैन शाह और उसकी किसी भी बात को नहीं सोचना चाहती थी। उसने गाड़ी में तेज आवाज में म्यूजिक ऑन किया था। उसने गाड़ी की स्पीड तेज कर ली थी। वो काफी देर तक यूं ही मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ी घुमाती रही थी और फिर सब क्रॉस करके उसने गाड़ी का रुख दारुल अत्फाल की तरफ कर लिया था। दारुल अत्फाल वाहिद जगह थी जहां आकर वो पुरसुकून हो जाया करती थी। वो वहां आई तो बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए थे। दारुल अत्फाल के केयर टेकर ने बताया था कि वो लोग बच्चों को लेकर मरी जा रहे हैं। शहरीना भी जाने को फौरन राजी हो गई थी। कल का प्रोग्राम तय था, एक रात फर्स्ट डे था। उसने सोच लिया था कि वो उन बच्चों के साथ ही सारा वक्त गुजारेगी। वो सारा प्रोग्राम फाइनल करके मगरिब तक वहां रुकी थी और फिर मगरिब के बाद वो वहां से निकल गई थी। वो घर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन न जाने क्यों घर की तरफ उसने गाड़ी डाल दी थी। जुबैदा उसे खिलाफे मामूल और खिलाफे तवक्का इतनी जल्दी घर देखकर हैरान हुई थी। बीबी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? आप आज भी जल्दी आ गई है ना? मेरा घर है, मैं जल्दी आऊं या लेट तुम कौन होती हो चेक एंड बैलेंस रखने वाली?
उसने उसे बुरी तरह डांटा और अपने कमरे में आ गई थी। बैग एक तरफ रखकर वो बिस्तर पर लेट गई। कमरा लॉक था। वो बहुत जल्द गहरी नींद में थी। पता नहीं वो कब तक सोई थी जब मोबाइल की मुसलसल बजती बीप से उसकी आंख खुली थी। उसने देखा कल वाला वही अजनबी नंबर था। उसने पहले उसे इग्नोर करना चाहा था, लेकिन फिर न जाने क्यों उसने कॉल पिक कर ली थी। हेलो, कैसी हैं मोहतरमा शहरीना साहबा? तुम्हारी तवक्का से भी बहुत अच्छी, वो बहुत पुरसुकून अंदाज में बोली तो दूसरी तरफ मौजूद शख्स कहकहा लगाकर हंसा। बहुत खूब, मैं तो समझ रहा था कि तुम अब मेरी कॉल पिक नहीं करोगी। तुम जैसे भौंकने वाले कुत्तों की असलियत जानने के लिए कभी कभी खिलाफ मिजाज काम करना पड़ता है। शट अप। दूसरी तरफ वो चीखा था। शहरीना हंस दी। तुम जो कोई भी हो, अब 1-2 दिन तक वेट करना, उसके बाद देखना तुम्हारा क्या अंजाम होता है। तब तक के लिए बाय। उसने कहकर कॉल कट कर दी। न जाने कौन था, क्यों कॉल्स कर रहा था। गुफ्तगू के स्टाइल से कोई सुलझा हुआ इंसान तो बिल्कुल भी न था। उसने सर झटका। उसे भूख महसूस हो रही थी। मुंह हाथ धोकर कमरे से निकली तो रुख किचन की तरफ था, लेकिन लाउंज की तरफ आती हुई सरगोशी नमा आवाज सुनकर वो टिपकी थी। वो किचन में जाने के बजाय उस तरफ आ गई थी। वो लाउंज में दाखिल हुई तो हैरान हुई। सुबैदा बड़े सुकून से लाउंज के सोफे पर बैठी टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाए आहिस्तगी से किसी से बात कर रही थी। अंदाज महतात था। ये क्या हो रहा है? वो जरा तेज आवाज में बोली तो अपने ही ध्यान में मगन सुबैदा फौरन डर कर सीधी हुई थी। रिसीवर उसके हाथ से छूट गया था। वो एकदम खड़ी हो गई थी। उसका रंग उड़ गया था, यूं जैसे कोई चोर रंगे हाथों चोरी करने पर पकड़ा जाता है। क्या कर रही थी तुम? उसने तेज और सख्त लहजे में पूछा तो वो अच्छी खासी खौफजदा हो गई। वो बीबी बस अपने घर कॉल कर रही थी। वो घबरा कर बोली, तुम्हारा तो अपना मोबाइल भी होता है, वो कहाँ है? वो जी खराब हो गया है, चौकीदार को दिया था ठीक करा दे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी तो घर कॉल की थी। वो तेजी से और घबरा कर कह रही थी। शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। रात के 12 बज रहे थे। न जाने कैसे वालिदैन थे जो इस वक्त भी जाग रहे थे। बहरहाल मुलाजिम समझकर वो इग्नोर कर गई थी। मुझे बहुत भूख महसूस हो रही है, कोई चीज खाने को है तो ले आओ। जी बीबी जी, अभी लाई। वो जल्दी से रिसीवर क्रेडिट पर डालकर वहां से चली गई। शहरीना टेलीफोन के पास आई थी। उसने टेलीफोन की CLI को चेक किया और लास्ट कॉल को देखा। मोबाइल नंबर था, इस्लामाबाद का नंबर नहीं था, पिंडी का नंबर भी नहीं था, जबकि जुबैदा की फैमिली पिंडी के एक निहायत खस्ताहाल इलाके से ताल्लुक रखती थी। उसने चेक किया, कॉल दूसरी तरफ से आई थी, रिसीव कॉल थी। वो हैरान हुई। उसने रिसीवर कान से लगाकर आखिरी नंबर को रीडायल कर दिया था। हेलो। कुछ तवक्कुफ के बाद कॉल रिसीव हो गई थी। वो खामोश रही थी। आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से फिर कहा गया तो शहरीना उलझी। क्या बात है जुबैदा, खामोश क्यों हो और कॉल क्यों बंद की थी? मजीद कहा गया तो शहरीना ने एक गहरा सांस लिया। वो आवाज नहीं पहचान सकी थी, लेकिन उसके जहन में बस एक नाम क्लिक हो रहा था। मैं जुबैदा नहीं, शहरीना हूँ, उसने कहा तो दूसरी तरफ एक पल को खामोशी छाई और इसी खामोशी में शहरीना ने हाथ में थामे अपने मोबाइल को ऑन करते उसमें नंबर डायल किया और डायल करने पर जो नाम सामने आया था वो उसे हैरान कर गया था। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल मसरूफ है, बराह मेहरबानी थोड़ी देर बाद कॉल करें, शुक्रिया। उसने कॉल काट दी थी। हाँ तो शेर अफगन साहब, सुबैदा से क्यों बात की जा रही थी, वो भी आधी रात को? उसने पूरे यकीन से कहा तो दूसरी तरफ एक गहरा सांस लिया गया। एक पल को तो अफगन भी मुतासर हुआ था। उसका ख्याल था कि शहरीना इतनी जल्दी उसे न पहचान सकेगी। क्यों? तुम्हें दुख हो रहा है कि तुम्हें आधी रात को कॉल करने के बजाय सुबैदा से बात कर रहा हूँ? जवाबन वो कौन सा सीधा था। शहरीना का दिमाग घूमा। अभी मेरा स्टैंडर्ड इतना घटिया नहीं हुआ कि मैं ऐसे वैसे लोगों से बात करती फिरूं जिनका अपना कोई स्टैंडर्ड नहीं। दूसरी तरफ वो हंसा। कुछ जलने की बू आ रही है, उसने कहा तो शहरीना जल भुन कर रह गई। सुबैदा जैसी मुलाजमा से मैं जलूं? हद है भाई, क्या खाम ख्याली है आपकी, उसने तंज किया। तुम घर में तन्हा होती हो। मैंने जुबैदा को कह रखा था कि जब तक चचा और खाला वापस नहीं आ जाते तो मुझे यहाँ की सारी रिपोर्ट दिया करे। मेरा मतलब है घर के हालात से आगाह करे। उसके तंज के जवाब में शेर अफगन ने बड़े रिलैक्स मूड में कहा, इतनी रात गए रिपोर्ट ली जा रही थी? हद है भाई। वो हंसी। मैं सारा दिन सख्त बिजी रहा था, अभी फारिग हुआ था तो कॉल की थी।
वो मजीद बोला तो शहरीना ने सर झटका। वैसे हैरत है, आप किस खुशी में हमारे घर की रिपोर्टिंग ले रहे हैं? यहाँ एक अदद मेरी वाइफ रहती है जिसे मेरी परवाह तो शायद न हो, लेकिन मैं उसकी तरफ से बेखबर नहीं हूँ, बस उसकी खैर खबर लेने के लिए कॉल कर लेता हूँ, उसने कहा तो शहरीना ने गुस्से से रिसीवर को घूरा। वाइफ? कागज के रिश्तों से हकीकी रिश्ते नहीं बन जाते, उसने तंज से कहा तो दूसरी तरफ शेर अफगन हंसा। असल बात ही कागजी कार्रवाई की होती है मेरी जान, एक कागज का टुकड़ा जिसे तुम तस्लीम नहीं करती तो टुकड़ा शहरीना उस्मान जैसी बिगड़ी हुई लड़की को शेर अफगन जैसे वकील की बीवी बना देता है। इस कागजी टुकड़े को चैलेंज कर सकती हो तो कहो मुझे, उसने हंसकर कहा तो शहरीना को लगा कि उसका दिल जलकर राख का ढेर बन गया था। तो उसके सामने होता तो वो शायद मेरी जान जैसे अल्फाज कहने पर ही उसका मुंह नोच लेती। चैलेंज की बात मत करें शेर अफगन साहब, चैलेंज करने पर आ जाऊं तो आपकी ये नाम निहाद वकालत और आपके चचा की ये हाई फाई लेवल की सियासत भी किसी काम न आ सकेगी। शहरीना उस्मान को इग्नोर मत करें, बस अपनी जात में इस कदर मजबूत जरूर हूं कि आप दोनों की साख के ऐवान तक हिला सकती हूँ। चलो तुम अपने तीर आजमाओ, मैं अपने तीर आजमाता हूँ, देखते हैं कौन घायल होता है। शहरीना ने लब खींच लिए। बात वोट की होती है, मेरे हक में अक्सरियत की रजामंदी मौजूद है, लेकिन रिश्तों में बात दिल की होती है शेर अफगन साहब। चैलेंज करती हूँ, आप शहरीना उस्मान का दिल जीत कर दिखाएं। खुद को आपके कदमों में ना बिठा दिया तो कहिएगा, लेकिन सच बात तो ये है कि शहरीना उस्मान आपसे शदीद नफरत करती है। नफरत से कहकर उसने कॉल बंद कर दी। वो कॉल बंद करके पलटी तो जुबैदा उड़े रंग के साथ खाने की टेबल के पास खड़ी थी। उसने उसे बगौर देखा, लरसते कदमों से उसके पास से गुजर कर उसने ट्रे टेबल पर रख दी थी। तुम अफगन से बात कर रही थी, तुमने झूठ क्यों बोला? उसने सख्ती से पूछा तो उसने बमुश्किल थूक निकला। वो साहब ने मना किया हुआ था। वो हकलाई, साहब की कुछ लगती, तुम तनख्वाह साहब से लेती हो या हमसे जो उसे पल पल की रिपोर्ट दे रही हो? दीदी हम तो हुक्म के गुलाम हैं। फायका बीबी का हुक्म था कि अफगन साहब को उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ के सब हालात से आगाह रखूं। शहरीना ने उसे गुस्से से देखा, फिर उसे छोड़कर सोफे पर बैठ गई और एलसीडी ऑन कर ली। सुबैदा ने उसे कुनखियों से देखा था। शहरीना का मूड वैसा ही था। वो एक प्रोग्राम सेट करके ट्रे अपनी तरफ खिसकाकर खाना खाने लगी थी। उसने जुबैदा से मजीद कोई बात न की थी। सुबैदा उसकी खामोशी को गनीमत जानकर वहां से खिसक गई थी। अगले दिन उसने कॉलेज से ऑफ किया था। कोई 10 बजे के करीब वो अच्छी तरह ड्रेसअप होकर निकली तो जुबैदा चौंकी। वो कहीं जा रही थी। छोटा सा सफरी बैग भी साथ था, जिसमें 1-2 कपड़ों के अलावा उसने चंद जरूरी अशिया रखी हुई थी। उसने नाश्ता अच्छी तरह किया। वो बाकी दिनों की निस्बत आज कदरे पुरसुकून थी। आप कहीं जा रही हैं? क्यों? उसने संजीदगी से उसे देखा तो डर गई। बस वैसे ही पूछ रही थी। झूठ तो मत बोलो, तुम्हें अपने अफगन साहब को रिपोर्ट देनी होगी कि शहरीना उस्मान कहाँ है, कब आती है, कब जाती है, वगैरह वगैरह, है ना? दीदी हम तो मुलाजिम हैं, जैसा साहब लोगों का हुक्म होगा वैसा ही करेंगे ना। बड़ी फर्मा बरदार हो। वो तंजिया मुस्कुराई तो वो बैग लेकर चल दी और जाते जाते पलट कर देखा। सुबैदा उसे परेशान नजरों से देख रही थी। मैं कुछ दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रही हूँ, बता देना अपने अफगन साहब को, वो कहकर बाहर निकली। पोर्च में आकर उसने अपनी गाड़ी निकाली। अभी वो रास्ते में ही थी जब उसके मोबाइल पर शेर अफगन की कॉल आना शुरू हो गई। हेलो, उसने ड्राइविंग करते कॉल पिक की। वो घर से निकलते ही उसकी कॉल की तवक्का कर रही थी और उसकी तवक्का के मुताबिक कॉल आ गई थी। यकीनन उसके घर से निकलते ही जुबैदा ने अफगन को उसका प्रोग्राम बता दिया था। कहाँ हो? वहां तो बिल्कुल भी नहीं जहां आप मुझे देखना चाहते हैं, उसने उल्टा ही जवाब दिया। जो पूछा है वो बताओ। जुबैदा बता रही थी कि तुम दोस्तों के साथ आउटिंग पर जा रही हो। जुबैदा है बड़ी ईमानदार, उसे किसी न्यूज चैनल में लगवा देती हूँ, रिपोर्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है। जवाबन उसने फिर उल्टा जवाब दिया। शहरीना मुझे ये बताओ आउटिंग के लिए कहाँ जा रही हो तुम और किन दोस्तों के साथ हो? वो जवाबन हंस दी। एक अरसे बाद वो यूं खिलखिलाकर हंसी थी और दूसरी तरफ अफगन भी जैसे उसकी हंसी की जलतरंग में खो सा गया था। बड़े दावे करते हैं आप, मेरी पल पल की खबर रखना चाहते हैं तो खुद पता करें कि मैं कहाँ जा रही हूँ और किन के साथ हूँ। उसने हंसकर कहकर कॉल बंद कर दी थी। चंद सेकंड बाद अफगन की फिर कॉल आना शुरू हो गई थी। जी अफगन साहब, अब फरमाइए, अब क्या मसला है आपको? मुझे ठीक से बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो।
जहन्नुम में जा रही हूँ, आप भी साथ चलना पसंद फरमाएंगी क्या? उसका अंदाज पुरसुकून था। शहरी प्लीज, दूसरी तरफ से उसने कहा तो शहरीना उसका जिद हो जाने वाला अंदाज महसूस करके पुरसुकून हुई। आप अपने सोर्स ऑफ इन्फो इस्तेमाल करें, मैं तो नहीं बताऊंगी। मैं अपनी जिंदगी में कुछ पल अपनी मर्जी और खुशी से जीना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ और जिन लोगों के साथ जा रही हूँ उनका साथ मुझे बहुत सुकून देता है। वो लोग मेरे लिए राहत और खुशी का सबब बनते हैं। उनके साथ गुजारा जाने वाला हर पल मेरे लिए अतिया सदाबंदी होता है। मैंने अपने तीर आजमाना शुरू कर दिए हैं, आप अपने तीर आजमाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, उसने कहकर कॉल बंद कर दी थी। दारुल अतफाल आ गया था तो उसने गाड़ी अंदर जाकर खड़ी की। वो लोग रेडी थे, बस उसी का ही इंतजार था। उन लोगों ने गाड़ी अरेंज की थी, सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी कुछ देर बाद रवाना हुई तो शहरीना ने मुस्कुराकर सबको देखा। वो वाकई खुश थी। वो इन बच्चों के साथ हमेशा आकर खुश होती थी और वो अच्छी तरह खुश रहना चाहती थी। उसने अपना मोबाइल निकाल कर ऑफ किया और बैग से कैमरा निकाल कर वो खूबसूरत मनाजिर और चेहरे कैप्चर करने लगी थी। वो ये सफर भरपूर तरीके से गुजारना चाहती थी। नॉवेल अभी जारी है। बहुत जल्द मिलते हैं नॉवेल की 5वीं किस्त के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।